हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एडिटोरियल करंट अफेयर के। और ये अर्धवार्षिकी है 2023 का, और इसमें जनवरी 2023 से लेकर जून 2023 तक का करंट अफेयर कवर है। ठीक है, हम इसी को देखेंगे और इसमें पूरा का पूरा कंटेंट एक ही वीडियो में रहेगा। अभी जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसमें हम पूरा एक ही वीडियो कवर करेंगे। ठीक है, वो 3 साढ़े 3 घंटे में ये पूरी वीडियो कवर हो जाएगी। शुरुआत करेंगे फटाफट 100 से, और इसमें राष्ट्रीय स्तर से इसकी शुरुआत करेंगे। सबसे पहले देखेंगे अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया केरल। भारत का पहला ODF प्लस जिला बन गया वायनाड केरल का। सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य है महाराष्ट्र। मनरेगा श्रमिकों के कल्याण कोष के लिए कल्याण को स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य है केरल, याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण लोकलाइजेशन को अपनाने वाला भारत का पहला शहर है, भारत का शहर भोपाल है। भारत का पहला राज्य जिसने अपने सभी पुलिस जिलों में ड्रोन निगरानी प्रणाली स्थापित की तो केरल। भारत का पहला रीडिंग लाउंज वाला हवाई अड्डा बना लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी बाबतपुर है उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला राज्य जिसने राइट टू वॉक लागू किया हुआ है पंजाब। भारत का पहला राज्य जिसने उच्च संस्थानों के लिए संस्थागत रैंकिंग ढांचा की शुरुआत की है केरल है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है तो है जोगी घोपा आसाम में, जोगी घोपा आसाम में। भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रायल रन किस शहर में किया गया तो है कोलकाता। भारत की पहली अंडर सी ट्विन टनल का निर्माण किया जा रहा है मुंबई में। माउंट अन्नपूर्णा नेपाल के शिखर पर पहुंचने वाला पहला भारतीय पुरुष अर्जुन वाजपेयी हैं। भारत की पहली जल मेट्रो को हरी झंडी किस शहर में दिखाई गई वो है कोच्चि। भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ में स्थापित हुआ, भारत का है, याद रखना। चुनाव आयोग ने किस राज्य के विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम विकल्प पेश किया? कर्नाटक। भारत का पहला राज्य जिसने अज्ञात निकायों का DNA डेटाबेस बनाया है वह हिमाचल प्रदेश। एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर मुंबई में खोला है। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर बनाया गया बेंगलुरु। ये हमने देखिए करंट अफेयर में पढ़ाया है। ये अभी हम मार्च का पढ़ा रहे हैं ना, इसलिए अभी आपको नहीं मिला है, बाकी मार्च फरवरी और जनवरी के। ठीक है, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा भाई? वो है आपका तेलंगाना में। भारत की पहली नियो मेट्रो का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? देहरादून है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया 75-25 पहल किस रोग से संबंधित है? वो रक्तचाप, उच्च रक्तचाप और मधुमेह से। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष रवनीत कौर को बनाया गया। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद रखना, उत्तर प्रदेश है इसका पहला राज्य। कूल रूफ पॉलिसी लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य तेलंगाना। 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा। एक अभियुक्त की जमानत याचिका पर निर्णय लेने के लिए चैट GPT तकनीक का उपयोग किस हाईकोर्ट ने किया? तो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने किया है, ध्यान रखना। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा, यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, पंजाब हरियाणा नाम आ रहा है तो ऑप्शन में हो सकता है पंजाब दे दे, या फिर हो सकता है हरियाणा दे दे, या फिर हो सकता है चंडीगढ़ हाईकोर्ट दे दे। तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि पंजाब और हरियाणा और चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश भी है, तो इनका जो उच्च न्यायालय है वो एक ही है। ठीक है, ध्यान रखना। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाला पहला व्यक्ति कौन बना? ये कृष्ण प्रकाश नाम है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम पटना नगर निगम बन गया, बिहार से संबंधित है तो आपको याद रखना चाहिए। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को मेट्रो पार्किंग के लिए स्वीकार करने वाला भारत का पहला मेट्रो कौन बना? तो कोच्चि मेट्रो है। रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित की जा रही है? जयपुर। किस शहर में पूर्वी भारत का पहला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया जा रहा था? कोलकाता में। NABH से मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एम्स कौन है? तो वो है एम्स नागपुर। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु की पहली महिला बनी मुथमिज सेल्वी नाम है। भारत का पहला 100% डाइमिथाइल ईथर ईंधन वाला ट्रैक्टर किसने विकसित किया था? IIT कानपुर।
ग्लोबल कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत का सबसे कुशल बंदरगाह पिपावाव पोर्ट गुजरात में। एशिया की सबसे बड़ी क्लस्टर विकास योजना है ठाड़े शुरू की गई है ठाड़े महाराष्ट्र में। भारत की राष्ट्रपति ने किस राज्य में भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया? झारखंड में। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य में इंटरनेट की पहुंच सबसे अधिक है? तो गोवा है। पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम मेघालय में। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार की है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2018 से 22 तक विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना? तो भारत है। भारत का सबसे बड़ा बैठने वाला हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम राउरकेला में स्थापित है। भारत का पहला विद्युत तीर्थ गलियारा किस राज्य में है? तो है उत्तराखंड में। ठीक है, विकसित किया जा रहा है उत्तराखंड में, याद रखना भाई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे, IQ एयर द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर लाहौर है। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली सऊदी अरब की पहली महिला रेयाना बरनावी हैं। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले संयुक्त अरब अमीरात के पहले अंतरिक्ष यात्री सुल्तान अल नयादी हैं। अपने नई बनने वाले इमारतों में जीवाश्म ईंधन प्राकृतिक गैस पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य बना न्यूयॉर्क। हाल ही में किस देश में गर्भपात की गोली को मंजूरी दी गई? जापान में। IIT मद्रास किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? तंजानिया। किस देश ने निवेश और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस पहल की शुरुआत की? तो बहरीन है। विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी MF हाइड्रा किस देश में चलाया गया? तो नॉर्वे। ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन R20 नाम है, याद रखना, हो सकता है ऐसे भी आ जाए। R20 क्या है? के उपयोग को स्वीकृति देने वाला पहला देश घाना है। दुबई एयरपोर्ट पर दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक को लॉन्च किया गया जिसका नाम रखा गया है सारा। माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार 27 बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है कामी रीता शेरपा ने। अल्कोहल उत्पादों पर स्वास्थ्य चेतावनी को अनिवार्य रूप से लागू करने वाला विश्व का पहला देश आयरलैंड बना। किस देश की सरकार ने 2025 को पर्यटन के लिए विशेष वर्ष के रूप में घोषित किया है? नेपाल है। फिनलैंड नाटो सैन्य संगठन में शामिल हुआ है, ये 31वां सदस्य बना है। ठीक है, दुनिया का सबसे कम स्वतंत्र देश हाल ही में किसे घोषित किया गया? सबसे कम स्वतंत्र देश तिब्बत को। दुनिया का सबसे अमीर शहर हाल ही में घोषित किया गया न्यूयॉर्क सिटी को। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज MV एम्प्रेस चेन्नई से किस देश के लिए रवाना हुआ? श्रीलंका के लिए। किस देश ने पिछले 7 वर्षों में पहली बार सऊदी अरब में अपना दूतावास पुनः खोला? ईरान ने। भारत, फ्रांस और UAE के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास 2023 का पहला संस्करण ओमान की खाड़ी में हुआ है। किस देश ने विश्व की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग JF-22 का उद्घाटन किया? JF-22 क्या है आपको पता होना चाहिए। सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग है, चीन ने किया है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार किस देश में विश्व के सबसे अधिक यूनिकॉर्न है? अमेरिका है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश भारत है। ठीक है, याद रखना। वित्त वर्ष 22-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अमेरिका था। विश्व के किस देश में महिला पायलटों का प्रतिशत सबसे अधिक है? भारत में। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया उत्तराखंड में। ठीक है, आगे देखेंगे, विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित है। भारत की पहली मोबाइल BSL-3 प्रयोगशाला का नाम है रामबाण। ठीक है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक किस शहर में शुरू किया गया? नई दिल्ली में। किस शहर में भारत का सबसे बड़ा स्टेम सेल निर्माण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा हुई? हैदराबाद में। किस देश ने विश्व की पहली सैंड बैटरी स्थापित की? तो फिनलैंड है। इसरो ने स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी संबंधी प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए कौन से कार्यक्रम की शुरुआत की? तो नाम है स्टार्ट कार्यक्रम। भारतीय नौसेना ने कलवरी श्रेणी के किस छठी और अंतिम पनडुब्बी का समुद्री परीक्षण किया? वागशीर नाम है उसका। और केनिया का अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम है ताइफा 1। दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप को किसने लॉन्च किया? स्पेसएक्स कंपनी ने किया है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने के यात्रियों ने अंतरिक्ष उद्यान का निर्माण किया है जिसमें जीनिया फूल के पौधे की खेती हुई है? नासा ने किया। बिपरजॉय तूफान ने भारत के किस राज्य के तट में सबसे पहले टकराया? तो था गुजरात में। खेल कूद की बात कर लें तो विश्व की पहली फ्रेंचाइजी आधारित शतरंज लीग ग्लोबल चेस लीग 2023 किस देश में आयोजित होगी? दुबई UAE में। गोल्डन ग्लोब रेस को पूरा करने वाला पहला एशियाई अभिलाष टॉमी है। पुरुषों के पूर्ण सदस्य T20 मैच की अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी किम कॉटन। IPL के इतिहास में 7000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज विराट कोहली है। IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज यजुवेंद्र चहल हैं। IPL के इतिहास में सबसे कम गेंदों
मतलब 13 गेंद में अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है यशस्वी जायसवाल ने। और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं बाबर आजम। सभी आईसीसी, बाबर आजम कहाँ के हैं ये आपको पता करना है, बाबर आजम के बारे में पता करना, ठीक है। सभी आईसीसी खिताब जीतने वाली विश्व की पहली टीम है ऑस्ट्रेलिया। जेवलिन थ्रो रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा। बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर किसे चुना, एडिडास को चुना है, ठीक है। आगे एनवायरनमेंट से बात करेंगे तो भारत का पहला सौर शहर सांची बना। किस राज्य में पहली मैंग्रोव पिट्टा पक्षी जनगणना की गई, ओडिशा में। जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य केरल है। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव किस राज्य में शुरू हुआ, केरल में। विश्व का पहला जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र किस राज्य में विकसित किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कहां विकसित हो रहा है, भिवंडी, महाराष्ट्र में। एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन किस नदी के नीचे बनाई गई, तो ब्रह्मपुत्र नाम है। भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता विरासत पार्क कहां पे है, पश्चिम बंगाल में। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार किस राज्य में तालाबों और जलाशयों की संख्या सबसे अधिक, पश्चिम बंगाल में। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार किस राज्य में झीलों की संख्या सबसे अधिक है, तो वो है तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बजट देखेंगे, केंद्रीय बजट 2023-24 के कुछ महत्वपूर्ण शब्द का पूर्ण रूप देख लेंगे। जैसे लाइफ है, लाइफ का फुल फॉर्म क्या है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। यूआईडीएफ क्या है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। गोवर्धन क्या है, गोवर्धन का फुल फॉर्म है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस धन, ठीक है। पीएम प्रणाम क्या है, तो पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, ठीक है। पीएम विकास क्या फुल फॉर्म है, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान। मिस्टी का फुल फॉर्म क्या है, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स, ठीक है। पैक्स का फुल फॉर्म क्या है, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। भारत श्री का फुल फॉर्म क्या है, भारत शेयर्ड रिपोजिटरी फॉर इंस्क्रिप्शंस। एलजीडी का फुल फॉर्म क्या, लैब ग्रोन डायमंड्स। जैम का फुल फॉर्म क्या, जन धन आधार मोबाइल, ठीक है, याद रखना। चलिए अब आगे बात करेंगे इसमें 23 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव। जैसे राजा कृषि महोत्सव कहाँ मनाया गया, ओडिशा में, जून 2023 में। पहला जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ हुआ, जून 2023 भुवनेश्वर में। लैवेंडर महोत्सव जून 2023 जम्मू कश्मीर में। बिहान मेला जो कि कोंध जनजाति द्वारा मनाया गया, मई 2023 ओडिशा में। मौनलम चनमो फेस्टिवल मई 2023 लद्दाख में। माता खीर भवानी मेला मई 2023 जम्मू कश्मीर में। थावे महोत्सव अप्रैल 2023 गोपालगंज बिहार में। गज उत्सव अप्रैल 2023 काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आसाम में। मतुआ धर्म महामेला मार्च 2023 पश्चिम बंगाल में। सियांग उनिंग महोत्सव मार्च 2023 अरुणाचल प्रदेश में। भूमचू महोत्सव मार्च 2023 सिक्किम में। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव मार्च 2023 नई दिल्ली में। काला घोड़ा कला महोत्सव फरवरी 2023 मुंबई में। आदि महोत्सव फरवरी 2023 नई दिल्ली में। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव फरवरी 2023 मुंबई 11 से 19 फरवरी के बीच में। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 14वां संस्करण 2023 फरवरी में हुआ और ये रहा बीकानेर राजस्थान में 25 फरवरी से 5 मार्च के बीच में। खजुराहो नृत्य महोत्सव फरवरी 2023 मध्य प्रदेश। एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव फरवरी 2023 महाराष्ट्र में। ऑरेंज फेस्टिवल जनवरी 2023 कोहिमा नागालैंड में। तोरग्या उत्सव जनवरी 2023 अरुणाचल प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव जनवरी 2023 अहमदाबाद। गंगा सागर मेला जनवरी 2023 पश्चिम बंगाल। मेला माघी जनवरी 2023 पंजाब। विज्ञान साहित्य महोत्सव जनवरी 2023 भोपाल में। अवतार महोत्सव जनवरी 2023 राजस्थान में। परशुराम कुंड महोत्सव जनवरी 2023 अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया, ठीक है। वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री को मिले विभिन्न देशों का सर्वोच्च राजकीय सम्मान। अभी फ्रांस से जो मिला वो तो आपको पता होगा। आगे हम देख लेंगे मिस्र से क्या मिला, ऑर्डर ऑफ द नाइल जून 2023 में मिला है। पापुआ न्यू गिनी से क्या दिया गया, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू मई 2023 में। और फिजी में कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी मई 2023। पलाउगढ़ राज्य में एबाकल अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाउ मई 2023, ठीक है। याद रखना पिछले 9 वर्षों में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व के विभिन्न 13 देशों द्वारा सर्वोच्च राजकीय सम्मान दिया जा चुका है, जून 2023 तक की बात है। लेकिन अभी फ्रांस से भी सम्मान मिला है
तो 14वां देश बन गया है। ठीक है, याद रखना इसको। चलिए, केंद्रीय बजट 2023 से संबंधित बात करें। इससे संबंधित बात क्या करेंगे, इससे संबंधित वीडियो आपके पास उपलब्ध है पहले से, तो आप उसे देख सकते हैं धीरे आराम से। ठीक है, उसमें सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन अगर इसमें देख सकते हैं, अच्छा देख लेते हैं, इसमें इसी में देख लेते हैं सब। ठीक है, चलिए, केंद्रीय बजट देश, इसको रहने देते, बजट वाला पोर्शन नहीं करेंगे क्योंकि बजट वाला पोर्शन हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, तो बजट वाला पोर्शन नहीं करेंगे, छोड़ देते हैं इसको। ठीक है, सप्तर्षि वाली प्राथमिकता देख लेंगे। सप्तर्षि में समावेशी विकास है, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच है, अवसंरचना निवेश है, सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र, ये नॉर्मल सा हमें याद रखना है। समावेशी विकास ये सब है, आपको आप वहाँ पे चैनल पे वीडियो है इसका। ठीक है, ये सब आप वहाँ पे देख सकते हैं, पहले भी रहा है। ठीक है, बजट की बात है तो बजट का वीडियो पहले से उपलब्ध है चैनल पे। ठीक है, तो इसको नहीं देखेंगे हम, बजट वाली बात यहाँ पे ये सब नहीं देखेंगे। भारत सरकार के आगामी लक्ष्य, चलिए ये कुछ योजनाओं पे खर्च है टॉप 4 में, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में सबसे ज्यादा पैसा खर्च हुआ 79,590 करोड़, जल जीवन मिशन में 70,000 करोड़, मनरेगा में 60,000 करोड़, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान में 60,000 करोड़ आवंटित किया गया। 2023-24 के तहत प्रमुख मदों पर जो व्यय हुआ, परिवहन में हुआ है 5,17,034 करोड़, रक्षा पर 4,32,720 करोड़, ग्रामीण विकास पर 2,38,204 करोड़ और शिक्षा पर 1,12,899 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। बजट 23-24 के तहत विभिन्न मंत्रालयों पर जो खर्च हुआ, टॉप 5 मंत्रालय कौन कौन से हैं, तो रक्षा मंत्रालय पर सबसे ज्यादा 5,94,000 करोड़, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय पे 2,70,000 करोड़, रेल मंत्रालय पर 2.41 लाख करोड़, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में 2.06 करोड़। ठीक है, और गृह मंत्रालय 1.96 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे भारत सरकार के जो आगामी लक्ष्य हैं। जैसे काला बाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य WHO का ने ये लक्ष्य 2030 रखा है और भारत ने 2023 रखा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य 2023 है। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2023। ब्रॉड गेज रूट को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य 2023। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ना 2023 तक। कृषि में शून्य डीजल उपयोग, नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य 2024 है। सबके लिए आवास मुहैया कराना पहले लक्ष्य था 2022, लेकिन अब हो गया 2024। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2024 है। हर घर में नल से जल, स्वच्छ जल की आपूर्ति 2024 है। सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य 2024 है। भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 2024-25 है। भारतीय अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 2025 है। सभी गाँव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 है। भारत को टीबी मुक्त देश बनाना 2025। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2025 है। 100% मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 है। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 है। साथ में 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी 2030। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन 2030 है। HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य 2030 है। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य 2030 है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य 2047 है। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2047। पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य 2047 है। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050 है। भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य है 2070। ठीक है, आर्थिक समीक्षा का भी वीडियो पहले से मौजूद है। इसमें हम थोड़ा सा ये देख सकते हैं, ये सब नहीं देखना, इसमें पहले से ये सब है चैनल पे। ठीक है, आप लोग वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इसमें हम देख लेंगे वैक्सीन निर्माण में 22-23 में बताएं तो वैक्सीन निर्माण में भारत का पहला स्थान है। दोपहिया तिपहिया वाहन निर्माण में पहला स्थान, दुग्ध उत्पादन में पहला, कच्चे इस्पात के उत्पादन में पहला, मोबाइल फोन निर्माण में दूसरा,
कच्चे इस्पात के उत्पादन में दूसरा है, मोबाइल फोन निर्माण में दूसरा है, अंडा उत्पादन में तीसरा है, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में तीसरा है, फार्मास्यूटिकल फार्म उद्योग में तीसरा है, यात्री गाड़ियों के निर्माण में चौथा है, रेलवे नेटवर्क में चौथा है, विदेशी मुद्रा भंडार में छठा देश है, विश्व व्यापार के सेवा निर्यात में सातवां है, मांस में आठवां और विश्व व्यापार के सेवा आयात में इसका 10वां स्थान है। ठीक है, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी तो और कुछ नहीं देखेंगे इसमें। ठीक है, ये पहले से फिलहाल मौजूद है, आप चैनल पर जाके उसको देख सकते हैं, इससे संबंधित वीडियो अपना। तो आर्थिक बजट और आर्थिक सर्वेक्षण, ये दोनों चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, हम सब यहाँ पे बात करेंगे महत्वपूर्ण आंकड़े देख लेते हैं थोड़ा सा। महत्वपूर्ण आंकड़े क्या है? NFHS 5 के अनुसार 19 से 21 के लिए कुल प्रजनन दर 2.0, नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार 20 के लिए था 2.0, शिशु मृत्यु दर 35.2, ठीक है, 2020 के लिए 28। ठीक है, ये भी उसमें है, पहले से मौजूद है। ठीक है, ज़्यादा नहीं देखेंगे। देखो टॉप 3 निवेश है FDI वाले जो देश हैं, उसमें सिंगापुर पहला स्थान, मॉरिशस दूसरा, तीसरा UAE है। लेकिन टॉप 3 FDI को आकर्षित करने वाले जो क्षेत्र हैं, उसमें सबसे पहला नंबर है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का, सेवाओं का दूसरा, व्यापार का तीसरा स्थान है। ठीक है, अगर हम देखें शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता विश्व बैंक ने जो आंकड़ा दिया है 22 में, भारत पहले नंबर पे, दूसरे पे मैक्सिको, तीसरे पे चीन है। भारत का 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ मैक्सिको दूसरा है, चीन है तीसरा 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं, G20 की अध्यक्षता, भारत की अध्यक्षता के तहत होने वाली G20 बैठक। ठीक है, इसके बारे में बात कर लें। G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक जून 2023 पुणे महाराष्ट्र में हुई है। G20 के आर्थिक और सामाजिक विकास मंत्रियों की बैठक जून 2023 वाराणसी उत्तर प्रदेश में। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक मई 2023 श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। G20 देशों के कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की बैठक अप्रैल 2023 वाराणसी में। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 100वीं बैठक अप्रैल 2023 वाराणसी उत्तर प्रदेश में। G20 शेरपा की दूसरी बैठक अमिताभ कांत की अध्यक्षता में अप्रैल 2023 केरल में। G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक मार्च 2023 नई दिल्ली में। G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक मार्च 2023 गुरुग्राम हरियाणा में। मॉडल G20 बैठक फरवरी 2023 नई दिल्ली में। G20 पर्यावरण जलवायु स्थिरता कार्य समूह की पहली बैठक फरवरी 2023 बेंगलुरु कर्नाटक में। G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक फरवरी 2023 बेंगलुरु कर्नाटक। G20 के शेरपा की पहली बैठक दिसंबर 2023 उदयपुर राजस्थान में। इसी के साथ G20 के जो सम 20 वाली बैठक हुई वो पटना में हुई है 21-22 जून को, ये भी हमको याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे पिछले 6 महीने में प्रमुख स्थानों के परिवर्तित नाम हैं। अहमदनगर जिले का नाम बदल दिया गया, अहिल्याबाई होलकर कर दिया गया। शिवमोगा हवाई अड्डे का नाम हो गया कुवेम्पू हवाई अड्डा, प्रस्तावित है अभी। औरंगाबाद शहर का छत्रपति संभाजीनगर हो गया। उस्मानाबाद शहर धाराशिव हो गया। ठीक है, चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम हो गया CD देशमुख रेलवे स्टेशन, अभी प्रस्तावित है। राउरकेला हॉकी स्टेडियम का नाम हो गया बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। मुगल गार्डन अमृत उद्यान नाम रखा गया हैरिस पार्क जो सिडनी ऑस्ट्रेलिया, इसका नाम रखा गया है लिटिल इंडिया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ परीक्षाएं हुई हैं, उसमें कुछ प्रश्न पूछे गए थे 2023 में, तो उनसे संबंधित बात करेंगे। जैसे 14 मई को हुआ था UPPCS का प्रीलिम्स, तो केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे, तो है 30। इस पर पुस्तक लिखी थी प्रिंस हैरी ने। 25 दिसंबर 2022 को किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई। ताइवान में पोप बेनेडिक्ट 16वें जिनका हाल में निधन हुआ के संदर्भ में सही है, वो जर्मनी के मूल निवासी थे और वो 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ, तो उसका नाम था यति एयरलाइन। ठीक है, दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास किया गया राजस्थान में। विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में 2 फरवरी को मनाया जाता है। मध्याह्न भोजन योजना को PM पोषण योजना में पुनर्नामित किया गया 2021 में। जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य मातृ मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर में कमी। ठीक है, संघीय बजट 23-24 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा है तो आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई, ये गलत था। दूसरा वाला सही था, पिछले वर्ष की तुलना में
जल जीवन मिशन हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई है। ठीक है, याद रखना। अगला आगे है, दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया। न्यूजीलैंड का लक्ष्य क्या है? 2025 तक धूम्रपान मुक्त करना है। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक बिमल जालान है। कौन सा सतत विकास लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया? तो इसमें अंतरिक्ष अनुसंधान नहीं शामिल है। पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में सही कथन बताना था। इसमें राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन एनआईपी में 7 इंजनों, सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह, जनसंचार साधन, जलमार्ग, लॉजिस्टिक अवसंरचनाओं से संबंधित योजनाओं को पीएम गति शक्ति ढांचे के साथ जोड़ा जाएगा। ये सही है। ठीक है, चलिए ये आपका सही हो गया उत्तर। आगे भी देखेंगे। 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत 10वें स्थान पर है। एक योजना वर्ष सही सुमेलित नहीं है। देखो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन 2015 नहीं था, 2012 हो रहा था। ठीक है, याद रखना। बाकी रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम 2017, सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2014 है। ठीक है, याद रखना। 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या था? व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा? तो हरियाणा में। निसार उपग्रह जिन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया वो है इसरो और नासा। मानव विकास रिपोर्ट 21-22 के संदर्भ में सही कथन बताना था। तो इसमें मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 20 में 130 से उन्नत होकर 2022 में 132 हो गई, तो गलत है। उन्नत होकर नहीं बल्कि घट गई है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 20 में 130 से 22 में 132 हो गई है, गिर गई है। ठीक है, ये आपका सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न था, केंद्रीय बजट 23 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है? तो जीएसडीपी का 3.5% राजकोषीय घाटे के राज्यों को अनुमति दी गई थी। ठीक है, किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार से वित्त मंत्री नदीम जहावी को हटा दिया गया? टैक्स स्कैंडल में उनको हटाया गया था। निम्न में से कौन एक केंद्रीय बजट विभाग 2023-24 अनुमानित आवंटित राशि रुपए सही सुमेलित है? इसमें देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय सही है। ठीक है, 89,155 करोड़ रुपए। फरवरी 23 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन हुआ तुमकुर, कर्नाटक में। केंद्रीय बजट 23-24 में कुल परिव्यय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ब्याज भुगतान 20% रहा, कर शुल्क में राज्य की भागीदारी 18% है, रक्षा व्यय में 8%, सब्सिडी में 9% नहीं है, सब्सिडी में मेरे ख्याल से 7 या 8% रही है। ठीक है, याद रखना। भारत के G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में सही कथन बताना था। प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियों वाला कमल है, सही बात है। प्रतीक चिन्ह की 7 पंखुड़ियां 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती हैं, ये भी बात सही है। किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो उसका नाम था INS वागीर। 2 फरवरी 2023 को किस देश ने केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की? तो नाम है ऑस्ट्रेलिया का। दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार टियर 1 में कौन अति उच्च सामाजिक प्रगति में शीर्ष 3 स्थानों पर है? पांडिचेरी, लक्षद्वीप और गोवा है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास ऑफ द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लेखक कौन है? तो ये हैं आपके अनुराधा रॉय। एससीओ फिल्म महोत्सव 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो शंघाई सहयोग संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान एससीओ फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा, बात सही है। एससीओ फिल्म महोत्सव में एससीओ देशों की फिल्में दिखाई जाएंगी, भी बात सही थी। किसे जनवरी 23 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? क्रिस हिपकिंस नाम है। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी स्थित है जामनगर में। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत नाटू नाटू के रचनाकार MM कीरावनी है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर यूपी SSC वन दरोगा का पेपर हुआ 30 अप्रैल को। तो 2027-31 के लिए भारत के राष्ट्रीय वन्यजीव एक्शन प्लान के बारे में बताना था, सही कथन। तो तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना है। ठीक है, याद रखना इसको। फिर केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राष्ट्रीय उद्यान में चीता परिचय परियोजना की निगरानी के लिए कार्यदल का गठन किया? कूनो राष्ट्रीय उद्यान था। पिछले साल अगस्त 2022 में विश्व हाथी दिवस भारत में पेरियार, केरल में मनाया गया। किस देश ने COP27 सम्मेलन का आयोजन किया? तो मिस्र। याद रखना, 2030 तक जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय सरकारी पैनल वार्मिंग को लगभग कितने डिग्री तापमान में वृद्धि तक सीमित करना चाहता है? 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है,
COP27 के दौरान सेनेगल के साथ निम्न में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय शुष्कता प्रतिरोध गठबंधन शुरू किया? नाम है स्पेन। जलवायु परिवर्तन के संबंध में गलत कथन बताना था, तो इसमें देखिए COP27 में भारत ने निम्न कार्बन विकास के लिए अपनी दीर्घकालिक रणनीति प्रस्तुत की, बात सही है। COP26 में प्रधानमंत्री ने 250 गीगावाट गैर जीवाश्म क्षमता लक्ष्य की घोषणा की, ये गलत है, ठीक है। और ये भी सही है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च किया गया मिशन लाइफ जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए एक वैश्विक आंदोलन है, ये भी बात सही है, ठीक है। चलिए, कार्बन क्रेडिट के लिए एक स्वैच्छिक व्यापार प्रणाली के सामान्य मापदंडों को लोकसभा 22 में किस अधिनियम में पेश किया गया था? तो है ऊर्जा संरक्षण अधिनियम। भारत की पहली कार्बन रजिस्ट्री का नाम क्या है? CRI। भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसको कहा जाता है? रामदेव मिश्रा को, ठीक है। अब देखिए, ये बिहार PCS वाला पेपर 68 का हुआ था, तो इसका हमने सॉल्यूशन पहले से ही दे रखा है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको वहाँ से कवर कर सकते हैं। पूरा बिहार PCS का भी, हालांकि UP PCS का भी सॉल्यूशन है उसमें, और UPSC के पेपर का भी सॉल्यूशन वहाँ पे दिया गया है, ठीक है, याद रखना। और छत्तीसगढ़ PCS का तो मेरे ख्याल से नहीं है, इसका देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, छोड़िए सब पेपरों पर। राजस्थान सेट का भी पेपर इसमें दिया है, छोड़ो ये सब, है ना, ये सब नहीं करेंगे। द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसको कहा जाता है? जॉन मकार्थी को कहा जाता है। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने 61 पदक जीते हैं, ठीक है। कौन सा पुल रूस और यूक्रेन को जोड़ने वाला लिंक था? केर्च ब्रिज था नाम उसका, ठीक है, याद रखना इसको। चलिए, अब इसमें और कुछ नहीं देखेंगे, बस सीधे आ जाएंगे अपने पॉइंट पे। यहाँ पे देखेंगे जनवरी 2023 से वर्ष 2023 में विभिन्न उत्पादों को प्राप्त GI टैग। उत्तर प्रदेश में किसको किसको मिला GI टैग? अप्रैल महीना में उत्तर प्रदेश से है बनारसी पान है, रामनगर भंटा बैगन, बनारसी लंगड़ा आम, हाथरस हींग, बांदा सजर, पत्थर क्राफ्ट आम, आदम चीनी चावल, मुजफ्फरनगर का गुड़, अलीगढ़ का ताला, प्रतापगढ़ का आंवला, बखीरा ब्रासवेयर, नगीना लकड़ी शिल्प, ये सब उत्तर प्रदेश के हैं, अप्रैल में इनको मिला है। तमिलनाडु में क्या है अप्रैल 2023 में? मनप्पराई मुरुक्कू, कम्बम पन्नीर थ्राचाई अंगूर है, मारतंडम शहद है, ऊटी वर्की कुरकुरा नाश्ता है, मदुरई मिट्टी के बर्तन, सलेम साबुदाना, थुथु कोडी वेत्रिलई, नेगा मम सूती साड़ी, मायलाडी पत्थर की नक्काशी, और मयिलादुथुराई के थिक्कल रतन शिल्प, ठीक है, और शोलाबंदन वेत्रिलई, ये पान का पत्ता है, याद रखना, शोलाबंदन वेत्रिलई, ठीक है, तमिलनाडु का है। लद्दाख में लकड़ी की नक्काशी को दिया गया, बिहार में मरचा चावल पश्चिमी चंपारण में होता है, ठीक है, उसको दिया गया। छत्तीसगढ़ में नागरी दुबराज चावल है, उसको दिया गया है। फिर आपका मध्य प्रदेश में आएंगे तो मध्य प्रदेश में रीवा सुंदरजा आम है, सरबती गेहूं है, मुरैना गजक है, गोंड पेंटिंग है, उज्जैन का बाटिक प्रिंट है, ग्वालियर का हस्त निर्मित कालीन है, जबलपुर का स्टोन क्राफ्ट है, हैंडलूम साड़ी है, डिंडोरी का लौह शिल्प है, जम्मू और कश्मीर का देखेंगे तो बसोहली पेंटिंग है, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा चाय, यूरोपीय संघ स्तर से इसको अप्रैल 2023 में GI टैग दिया गया है, ठीक है। कुछ नए दिवस शुरू किए गए हैं, इनके बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, स्वतंत्र वीर गौरव दिवस 28 मई को मनाया गया। मुख्य बिंदु क्या था? महाराष्ट्र सरकार ने प्रत्येक साल वीडी सावरकर की जयंती को 28 मई स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। विश्व सतत परिवहन दिवस 26 नवंबर को। सतत परिवहन को लेकर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में घोषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 3 नवंबर को मनाया गया। 3 नवंबर 2022 को पहली बार बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। समानता दिवस 14 अप्रैल को मनाया गया। तमिलनाडु सरकार ने भीमराव अंबेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। सामाजिक न्याय दिवस 17 सितंबर तमिलनाडु सरकार ने ईवी रामास्वामी की जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। समर्पण दिवस 11 फरवरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने प्रति वर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की और इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य डॉल्फिन की प्रजातियों के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना है। मैत्री दिवस 6 दिसंबर भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाने का फैसला लिया है। ठीक है, इसी दिन 1971 को भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी थी। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 27 दिसंबर को मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन दोनों ने मिलकर 27 दिसंबर को
इसकी घोषणा की है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी। भारत में पिछले 2 वर्षों में स्टार्टअप की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखते हुए केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म दिवस को केंद्र सरकार ने मनाने का फैसला किया। अब 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी ने गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देते हुए प्रत्येक साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने 14 अगस्त को प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, क्योंकि इसी दिन भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को अब प्रत्येक वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला केंद्र सरकार ने किया है। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे 2022-23 में आए तूफान चक्रवातों की। ठीक है, बिपरजॉय अभी जून 2023 में आया था। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान के क्षेत्र में बांग्लादेश ने इसका नामकरण रखा था। इसका नाम कब स्वीकार किया गया था, याद रखना 2020 में। ठीक है, इसके बारे में जैसे हमने बहुत कुछ बताया भी था आप लोगों को। 2020 में इसका नाम स्वीकार किया गया था। अभी जब आया तो इसको बांग्लादेश ने नाम रख दिया। इल्सा अप्रैल 2023 ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पे आया था। एक आया था मोचा। मोचा को एक नाम और देते मोखा, मोखा भी बोलते। मई 2023 म्यांमार बांग्लादेश में आया तो यमन ने इसका नाम रखा। गैब्रियल आया फरवरी 2023 ऑकलैंड और न्यूजीलैंड में। बम चक्रवात दिसंबर 2022 में अमेरिका और कनाडा में आया हुआ था। ठीक है, इसके बारे में हमने करंट अफेयर जो पढ़ाते हैं उसमें हमने इसके बारे में अच्छे से बता भी रखा है। आप लोग उसको देख लीजिएगा जरूर वीडियो, कि बम चक्रवात से क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे प्रभाव छोड़ा उसने, ये सारी चीज़ें उसमें हम बता रखे हैं, किसने नाम दिया था। मैंडूस दिसंबर 2022 भारत में चेन्नई तट पे आया था। यूएई ने नाम रखा। नलगे है एक पैंग जिसको बोलते हैं, पास से पतंग है। नवंबर 2022 फिलीपींस में आया था। जूलिया आया था अक्टूबर 2022 मध्य अमेरिका में। सितरंग आया था अक्टूबर 2022 पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में। नाम रखा था थाईलैंड ने। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बात करेंगे तो 2023 में राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे। कर्नाटक में चुनाव हुआ, 224 सीट है टोटल, है ना, 224 सीट है। एक सीट एक ही चरण में चुनाव हुआ, 135 सीट कांग्रेस को मिली है। मेघालय में चुनाव हुआ, 60 सीट टोटल थी, एक चरण में चुनाव हुआ। नेशनल पीपुल्स पार्टी जो कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, 26 सीट हासिल की है। नागालैंड में 60 सीटें हैं, ये पूछा जाता मिलान करने के लिए। एक चरण में चुनाव हुआ। नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ने 25 सीटें हासिल की थी। त्रिपुरा में बात करें, त्रिपुरा में भी 60 सीट है। ठीक है, एक चरण में चुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे 32 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया था। भारत में उपयोग की जाने वाली कोविड वैक्सीन की बात करें तो ये तो हम पहले भी बना चुके हैं इस पे वीडियो, तो आप उसको वहाँ से कवर करेंगे। हाल के वर्षों में इसरो द्वारा किए गए महत्वपूर्ण मिशन के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, जैसे NVS-01 उपग्रह का नाम है, मई 2023 में लॉन्च हुआ है। ठीक है, अभी देखिए इसरो ने ही लॉन्च किया है चंद्रयान 3 को भी हाल ही में। प्रक्षेपण यान था GSLV F12। NVS-1 क्या है, अगली पीढ़ी के NAVLC श्रृंखला का पहला उपग्रह, जिसका उद्देश्य देश की नौवहन क्षमताओं को बढ़ाना है। टेलियोस 2 मिशन है, ये अप्रैल 2023 में और PSLV C55 के द्वारा लॉन्च किया गया। इस मिशन के तहत सिंगापुर के 2 उपग्रह, जिसमें प्राथमिक उपग्रह के रूप में टेलियोस 2 और सहयात्री उपग्रह के रूप में ल्यूमलाइट 4 शामिल था। वनवेव इंडिया 2 मार्च 2023 में LVM-3M3 से लॉन्च किया गया। इस मिशन के तहत 36 उपग्रहों को उनकी कक्षाओं में स्थापित किया गया है। EOS-07 है, फरवरी 2023 में लॉन्च हुआ है और SSLV-D2 से लॉन्च किया गया। EOS-07 और 2 अन्य उपग्रह जानोस 1 अमेरिका का था। चेन्नई स्थित स्पेस किड्स इंडिया के आज़ादी सैट 2 को भी लॉन्च किया गया है इसमें। ठीक है, आगे बात करें EOS-06 नवंबर 2022 में PSLV C54 के द्वारा लॉन्च किया गया। ओशन सैट 3 और 8 अन्य नैनो उपग्रहों को लॉन्च किया गया। वन वेव इंडिया 1 अक्टूबर 22 में LVM-3M2 से लॉन्च किया गया। LVM-3 का पहला वाणिज्यिक मिशन था, ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और इसरो ने इस मिशन के द्वारा 36 कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। EOS-02 है, ये अगस्त 2022 में लॉन्च हुआ था। SSLV-D1 के द्वारा लॉन्च किया गया। EOS-2 इसरो द्वारा विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, आपको ध्यान रखना चाहिए।
बाकी देखिए जून 2022 का है ये सब हम पिछले वाले में बात कर चुके हैं, वो वाली वीडियो हम शेयर कर देंगे तो आप लोग देख लेना, ठीक है। इसमें हम जनवरी 2023 तक का ही बात करेंगे, जो जनवरी 2023 तक घटनाएं हुई हैं। 2023 के विभिन्न ऑपरेशन की बात करें, ऑपरेशन करुणा भारत सरकार ने शुरू किया, म्यांमार में चक्रवात मोखा के से प्रभावित लोगों की मदद के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया। ऑपरेशन कावेरी भारत सरकार ने चलाया, सूडान में चल रही गृह युद्ध के कारण वहाँ से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत हुई। INS सुमेधा के द्वारा 3862 व्यक्ति को भारत लाया गया। इसमें एक चीज़ और याद रख सकते हैं, इसमें भारत का हक्की पिक्की समुदाय एक था, वो फंसा हुआ था, उसको बाहर निकाला गया है। सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही हमारी, हक्की पिक्की समुदाय जो कि कर्नाटक क्षेत्र में खास करके पाई जाती है, ठीक है। ऑपरेशन मर्यादा क्या है, उत्तराखंड पुलिस ने चलाया था। उद्देश्य था राज्य में तीर्थ स्थलों, पर्यटक स्थलों में स्वच्छता बनाए रखना। ऑपरेशन सद्भावना क्या है, भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और LOC के पास के क्षेत्रों में लोगों की मदद करने के लिए। ऑपरेशन ऑक्टोपस NIA और ED का है। कट्टर इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने, टेरर फंडिंग को लेकर छापेमारी की गई। ऑपरेशन दोस्त भारत सरकार ने चलाया, तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था भैया उससे प्रभावित लोगों को बचाने और भारत सरकार द्वारा ये चलाया गया था, ठीक है। ऑपरेशन गरुड़ क्या है, CBI और NCB के द्वारा चलाया गया। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के खिलाफ एक बहुचरणीय ऑपरेशन शुरू किया गया। ऑपरेशन मेघचक्र CBI के द्वारा चलाया गया, बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने वालों के खिलाफ, ठीक है। ऑपरेशन नारकोस क्या था, रेलवे सुरक्षा बल ने चलाया था। जून 2022 में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ये चलाया गया था, ठीक है। अब ये सारे जो है ना, ऑपरेशन मिशन अमानत है, ऑपरेशन उपलब्ध है, ये सारी चीज़ें आपको पिछले वाले में मिल जाएंगी। ऑपरेशन गंगा भी आपको पता है। ऑपरेशन दोस्त के बारे में अगर देखेंगे थोड़ा सा, ये हम देख लेंगे। तुर्की सीरिया में 6 फरवरी 2023 को आया था। 7.8 की तीव्रता वाला भूकंप था, विनाशकारी। भारत ने तुर्की सीरिया में राहत बचाव कार्य के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF की टीमों को भेजा और भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर विमान को इस ऑपरेशन में लगाया गया। भारत ने तुर्की और सीरिया में इस खोज और राहत अभियान का नाम ऑपरेशन दोस्त दिया है, ठीक है। ऑपरेशन गंगा की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये पिछले वाले में बात कर चुके हैं, तो आप सब मिला के देख लेंगे, ठीक है। विभिन्न डिक्शनरी द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द ईयर 2022 की बात करें तो ऑक्सफोर्ड ने गॉबलिन मोड, मरियन वेबिस्टर गैस लाइटिंग, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने होमर को और कॉलिंस डिक्शनरी ने परमा क्राइसिस को, ठीक है। 2023 में विश्व के प्रमुख पदों पर नियुक्त होने वाली पहली महिलाएं सेलेस्टी सोलो हैं। अर्जेंटीना में विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव बनी। मैनुएला रोका बोटे हैं इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री। डीना बोलुआर्ट हैं पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति। नताशा पर्कमुसर हैं स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति। जॉर्जिया मेलोनी है इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री, जो अभी भारत भी आई थी। और ये कब आई थी, जब हमारा चला था भारत में उसका 8वां संस्करण था। और याद रखें तो ये आपका था एक संवाद जो चलाया जाता है, नहीं उसका नाम हम भूल गए हैं अभी, जो जहाँ पे संसद भवन या राष्ट्रपति भवन जो है ना स्थित है, कुछ नाम देते हैं उसको, कोई संवाद है भाई, नाम याद नहीं याद आ रहा, उसमें वो ये आई भी थी, ठीक है। ध्यान रखना 8वां संस्करण था वो, याद रखना, अभी याद आएगा तो हम बता देंगे। रियाना बरनावी हैं सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। नीरा अलमतरोसी UAE की पहली महिला, UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। सना रामचंद्र गुलबानी हैं पाकिस्तान के पहली हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर हैं। ये सब इंडिया की हैं, ठीक है। भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट 2023, भारत में जल स्रोतों की पहली गणना हुई है भाई, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने किया है, ठीक है। याद रखना कुल 24,24,540 जल स्रोतों की गणना हुई, जिसमें 57.1% ग्रामीण क्षेत्रों में, 2.9% शहरी क्षेत्रों में विद्यमान है। इनकी मात्रा की बात कर लें, तालाब में जल है 59.5%, टैंक में जल है 15.7, जलाशय में 12.1, जल संरक्षण योजनाएं चेक डैम में जल है 9.3, झील में 0.9 है, अन्य स्रोतों में 2.5 है, ठीक है। जल स्रोतों की संख्या में शीर्ष 5 राज्यों की बात करें तो इसमें सबसे पहला नंबर है पश्चिम बंगाल, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, ओडिशा है, फिर असम है। अंतिम राज्य की बात करें तो इसमें सिक्किम आएगा,
कुल जल स्रोतों में 78% जल स्रोत मानव निर्मित और 22% जल स्रोत प्राकृतिक हैं। आंध्र प्रदेश में टैंकों की संख्या सर्वाधिक है, याद रखना। पश्चिम बंगाल में तालाब और जलाशयों की संख्या सर्वाधिक है। तमिलनाडु में झीलों की संख्या सर्वाधिक है, याद रखना चाहिए। और जल संरक्षण योजनाओं में महाराष्ट्र हमारा अग्रणी राज्य रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक हम देखेंगे अभी। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में देखेंगे 22-23 की रिपोर्ट है, जून 2023 में जारी हुई है। फसाई ने जारी किया है, याद रखना। और ये 5वां संस्करण है। इसकी रिपोर्ट को केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा जारी किया गया। इसमें खाद्य सुरक्षा के 5 मापदंडों के अनुसार राज्य के शासित प्रदेशों के प्रदर्शन के अनुरूप रैंकिंग दी गई है। पहले स्थान पर केरल है, बड़े राज्यों में, छोटे राज्यों में गोवा है और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर है, ठीक है। दूसरा स्थान बड़े राज्यों में पंजाब का, दूसरे और छोटे राज्यों में मणिपुर, केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली का है। तीसरा स्थान है तमिलनाडु का, बड़े राज्यों में, छोटे राज्यों में सिक्किम का है, चंडीगढ़ का केंद्र शासित प्रदेश में है। आगे चलेंगे। नीति आयोग का स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट मई 2023 में जारी हुआ। विश्व बैंक और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से नीति आयोग ने जारी किया। विश्व बैंक है, इसमें सहयोगी स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय भी है और नीति आयोग तो है ही है। 19 बड़े राज्यों में शीर्ष 3 राज्य केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना है। 19 बड़े राज्यों में अंतिम 2 स्थान बिहार का 19वां है, आपको याद रखना चाहिए, और उत्तर प्रदेश का 18वां है। छोटे राज्यों में प्रथम स्थान त्रिपुरा का है, छोटे राज्यों में अंतिम स्थान मणिपुर का है। केंद्र शासित प्रदेश में पहला स्थान लक्षद्वीप, अंतिम स्थान है दिल्ली का। उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग्स 2023 जारी हुई है। ये किसने किया? केंद्रीय शिक्षा और विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत भारत के किसके अंतर्गत NIRF के अंतर्गत, याद रखना इसको, के अंतर्गत भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों की ऑल इंडिया रैंकिंग जारी की है और ये है 8वां संस्करण। इसमें देख लेंगे पहला दूसरा ऐसे किसका होगा। उच्च शिक्षा संस्थान में समग्र श्रेणी में देखेंगे तो IIT मद्रास है लगातार 5वीं बार पहला स्थान। विश्वविद्यालय श्रेणी में IISc बेंगलुरु है। इंजीनियरिंग श्रेणी में IIT मद्रास है। प्रबंधन श्रेणी में IIM अहमदाबाद। चिकित्सा श्रेणी में एम्स दिल्ली, नई दिल्ली वाला। और विधि कानून श्रेणी में नेशनल लॉ नालसा है, ठीक है, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु है। वास्तुकला श्रेणी में IIT रुड़की है। इनोवेशन श्रेणी में IIT कानपुर। फार्मेसी श्रेणी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद है। कॉलेज श्रेणी में मिरांडा हाउस दिल्ली। और कृषि संबद्ध क्षेत्र में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आपका नई दिल्ली है। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 की बात करें, यह रिपोर्ट द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन द्वारा जारी हुआ है। आपको ये बात याद रखनी चाहिए। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की लगभग 52% आबादी सक्रिय इंटरनेट यूज करती है। गोवा में सबसे ज़्यादा है, बिहार में सबसे कम है। आपको ये पता होना चाहिए कितना परसेंट है, तो 32% है भाई। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2 अप्रैल 2023 में जारी हुआ है। केंद्रीय विद्युत नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री RK सिंह ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 21-22 की रिपोर्ट जारी की है। राज्यों को 2 समूह बांटा गया, एक फ्रंट रनर और दूसरा अचीवर। फ्रंट रनर श्रेणी में 60 अंक से अधिक स्कोर वाले राज्य थे, जबकि अचीवर में 50 से 60 अंक के बीच वाले थे। 5 राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना फ्रंट रनर श्रेणी में है, जबकि 4 राज्य हैं असम, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब अचीवर श्रेणी में है, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 7वां संस्करण है। जारी करने वाला है केंद्रीय आवास शहरी मंत्रालय। जनसंख्या के आधार पर शहरों का वर्गीकरण कर रैंकिंग जारी हुई है। रिपोर्ट में इंदौर को लगातार 6ठे साल सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ। सूरत और नवी मुंबई को इस रैंकिंग में दूसरा और तीसरा स्थान दिया गया है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में इंदौर पहले स्थान पर। 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में पंचगनी महाराष्ट्र का पहले स्थान पे है, ठीक है। सबसे अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड मिला मध्य प्रदेश को। सबसे कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड त्रिपुरा को मिला है। फॉरेस्ट मूवर सिटी का अवार्ड शिवमोग्गा कर्नाटक को दिया गया। हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया है। बिजनौर की बात करें, बिजनौर को 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सर्वाधिक गंगा शहर घोषित किया गया। महाराष्ट्र की देवलाली छावनी बोर्ड सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड है। 22 के सर्वेक्षण में कुल 4355 शहरों ने भाग लिया था। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत कचरा मुक्त शहरों के स्टार रेटिंग में 7, 5 और 3 स्टार
रेटेड शहरों की घोषणा हुई। 7 स्टार के तहत एकमात्र शहर इंदौर को चुना गया, जबकि सूरत, भोपाल, मैसूर, नवी मुंबई, विशाखापत्तनम और तिरुपति ने 5 स्टार कचरा मुक्त प्रमाणन प्राप्त किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के तहत बड़े राज्यों में पहला पुरस्कार तेलंगाना को और दूसरा मिला हरियाणा, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में भाग लेने वाले शहरों में तिरुपति को सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार दिया गया है। अब बात करें राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 अप्रैल 2023 में जारी हुआ। विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव थे डॉक्टर एस चंद्रशेखर ने राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण नीति निर्माताओं के सारांश जारी किया है। सर्वेक्षण के अनुसार कर्नाटक सबसे अभिनव राज्य है, इसके बाद दादरा नगर हवेली, दमन दीव, तेलंगाना, तमिलनाडु आता है। ठीक है, नाम याद रखना थोड़ा सा, इनके क्रम भी ऐसे याद कर लेना भाई। आगे देखेंगे हम सब वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 की बात करेंगे। मार्च 2023 में प्रकाशित हुआ है। IQ एयर स्विस संगठन द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 22 जारी हुई। दुनिया के 20 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में 14 शहर भारत के ही हैं। सबसे प्रदूषित देशों की सूची देखें। पहले स्थान पर चाड है सबसे प्रदूषित, दूसरे पर इराक है, तीसरे पर पाकिस्तान, चौथे अपना भारत जो है 8वें स्थान पर है। ठीक है, याद रखना। विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों की बात करें, पहले स्थान पर लाहौर है पाकिस्तान का, दूसरे पर होटान है चीन का, और तीसरे पर भिवाड़ी है राजस्थान भारत। ठीक है, भारत का सबसे प्रदूषित महानगरीय शहर कोलकाता है। भारत के सबसे प्रदूषित शहरों में दरभंगा तीसरे पर है, सबसे प्रदूषित में तीसरे पर दरभंगा, और पटना आपका 6ठे स्थान पर है। ठीक है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 की बात करें, बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा जारी किया गया है, याद रखना। और ओवरऑल परफॉर्मेंस में राज्यों की स्थिति देखें, बड़े राज्य में हरियाणा, छोटे राज्य में सिक्किम है। बिहार का कितना स्थान है? 15वां स्थान है भाई। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 आया है, नीति आयोग ने जारी किया जुलाई 2022 में। प्रथम स्थान कर्नाटक का है, और पूर्वोत्तर राज्यों में पहला है मणिपुर, और केंद्र शासित प्रदेश में पहला है चंडीगढ़। ये पिछली वाली किताब उसमें पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस पुस्तक में जो प्रकाशित, ये सब छोड़िए, ठीक है, ये सब नहीं। विभिन्न पत्रिकाओं द्वारा जारी सूची की बात करेंगे हम। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2022 की बात करें तो प्रथम स्थान पर गौतम अडानी है, दूसरे पर मुकेश अंबानी, तीसरे पर साइरस पूनावाला हैं। रिपोर्ट के अनुसार 22 में गौतम अडानी प्रतिदिन 1612 करोड़ रुपया कमा रहे हैं रोज। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 की बात करें तो इसमें पहले स्थान पर बर्नार्ड अर्नॉल्ट हैं, लुई वुइटन की मूल कंपनी LVMH। दूसरा स्थान है एलन मस्क का, स्पेसएक्स और टेस्ला के संस्थापक हैं। 9वां स्थान है मुकेश अंबानी भारत के, और भारत में पहले होंगे, और भारत में नहीं एशिया में पहले होंगे। भारतीय रिलायंस इंडिया लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष थे। 2023 के अरबपतियों की लिस्ट में भारत तीसरे स्थान पर है। भारत के कुल 187 अरबपति इस लिस्ट में शामिल थे। ठीक है, 22 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची जारी हुई है। टॉप 3 वैश्विक कंपनी कौन सी है? तो पहले स्थान पर वॉलमार्ट अमेरिका, Amazon.com अमेरिका दूसरे पर, तीसरे पर स्टेट ग्रिड चीन की है। टॉप 3 भारतीय कंपनी की बात करें, 98वां स्थान LIC का है, 104वें स्थान पर रिलायंस, और 142वें पर है इंडियन ऑयल। याद रखना। टाइम पत्रिका में शामिल सबसे प्रभावशाली भारतीय व्यक्ति की बात करें, भारत के कुल 2 व्यक्तियों को इसमें शामिल किया गया, टॉप 100 में जगह मिली। तो 2023 की सूची कुल 2 व्यक्ति कौन कौन है? फिल्म अभिनेता हैं शाहरुख खान, और फिल्म निर्देशक हैं SS राजा मौली। ठीक है, और RRR जो मूवी बनाए हैं ना, वही है ये। इनके अतिरिक्त भारतीय मूल के लेखक सलमान रश्दी और टीवी एंकर पद्मा लक्ष्मी भी शामिल हैं। 2022 की सूची में कुल 3 व्यक्ति थे, करुणा नंदी थे, गौतम अडानी थे, खुर्रम परवेज भी इसमें शामिल थे, लेकिन 2022 में, लेकिन 23 में 2 लोग शामिल हैं। टॉप 500 सुपर कंप्यूटर में शीर्ष 3 कंप्यूटर भारत के हैं। विश्व के जो 3 सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं? फ्रंटियर अमेरिका का है, पहला स्थान फुगाकू, दूसरे स्थान जापान का है, तीसरे पर आपका लूमी है फिनलैंड का। भारत की बात करें तो 75वां स्थान ऐरावत का है, जो सीडैक ने पुणे द्वारा बनाया गया था। 131वां स्थान पर परम सिद्धि है, सीडैक पुणे ने बनाया था इसको भी। 168वें स्थान पर 169वें स्थान पे है प्रत्युष, जिसको IITM पुणे द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे हम सब। फोर्ब्स अरबपति सूची 2023 की बात करें, पहले स्थान पर बर्नार्ड
बर्नार्ड आर्नो एंड फैमिली फ्रांस की लग्जरी गुड्स टाइकून कंपनी है। दूसरे पर एलन मस्क टेस्ला के संस्थापक हैं। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के इनका 9वां स्थान है। ठीक है, भारत के पहले होंगे। दुनिया में अरबपतियों के मामले में भारत अमेरिका चीन के बाद तीसरे स्थान पर है, याद रखना। फोर्ब्स शक्तिशाली महिला सूची 2022 की बात करें, इसमें 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी हुई, जिसमें 6 भारतीय महिलाएं भी हैं। उनमें कौन कौन है 6 भारतीय महिला? निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हमारी हैं, उनका 36वां स्थान है। रोशनी नादर मल्होत्रा 53वां स्थान। माधवपुरी बुच 54वां है। शोभा मंडल 67वां स्थान। किरण मजूमदार 72वां और फाल्गुनी नायर का 89वां स्थान है 89। इस सूची में पहले स्थान पर उर्सुला वॉन डेर लेयेन यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष हैं, याद रखना चाहिए हमें। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग जारी हुई है, तो किसने जारी किया है? देखो, क्यूएस क्वाक्वेरली साइमंड्स द्वारा जारी हुआ है 2023 और 2022। 2023 में देख लेंगे, पहला स्थान लंदन यूके का है, दूसरे पर म्यूनिख और सियोल है। 103वें पर मुंबई भारत में प्रथम है। 114वां है बेंगलुरु का दूसरा स्थान होगा। ठीक है, भारत में। अब 2022 में क्या था सिस्टम? तो प्रथम स्थान पर लंदन था, दूसरे पर म्यूनिख, भारत के 106वें स्थान पर मुंबई था, 110वें पर बेंगलुरु था। मतलब मुंबई ने प्रगति की है, बेंगलुरु क्या किया है? खिसक गया है। 2023 के विश्व के शीर्ष 50 महानतम स्थान की बात करें, टाइम पत्रिका ने जारी किया है। पहले स्थान पर टम्पा फ्लोरिडा अमेरिका में है, और भारत के 2 स्थान इसमें शामिल हैं। एक तो लद्दाख जो 31वां स्थान, 32वें स्थान पर मयूरभंज है अपना। ठीक है, याद रखना, ये करंट अफेयर में पढ़ा चुके हैं आपको। चलिए, किस लिए ये मयूरभंज या लद्दाख को किस लिए उसमें शामिल किया गया, किस कारण से, और क्या क्या वहाँ की विशेषता है, वो सारी चीज़ें हमने जो संस्कृति आईएएस का करंट अफेयर हमने पढ़ाया है उसमें वो सब मिल जाएगा, तो आप उसकी वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, क्योंकि वहाँ से अगर पूछ लिया गया आपसे, यहाँ तो सिर्फ मयूरभंज मिल रहा है, लद्दाख मिल रहा है, लेकिन अगर ये पूछ लिया गया कि मयूरभंज को क्यों शामिल किया गया, लद्दाख को क्यों शामिल किया गया, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आप पढ़े नहीं होंगे, तो आपको दिक्कत भी हो जाएगी। ठीक है, तो वो वीडियो आप ज़रूर सुने। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर, इसलिए उसको सुनना जरूरी है। भारत के नए संसद भवन की बात करें, प्रधानमंत्री जिन्हें 28 मई 2023 को नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया। 10 दिसंबर 2020 को इस नए संसद भवन की आधारशिला रखी गई है। नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर 75 रुपये का सिक्का लॉन्च हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना। भारत की सेंट्रल विस्टा पुनर्वास परियोजना, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो उम्मीद नहीं है कि ऐसा पूछा जाए, लेकिन हो सकता है पूछ लिया जाए। ठीक है, नई दिल्ली में नए संसद भवन का निर्माण हुआ है। आर्किटेक्ट कौन है? बिमल पटेल। ये नहीं पूछा गया, तो ये पूछा जा सकता है। डिजाइन किए गए नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ये भी आगे आ चुका है पहले से पेपर में। ठीक है, तो ये इसका नहीं, लेकिन ये जरूर पूछा जा सकता है आर्किटेक्ट कौन है इसके। नए संसद भवन की विशेषता क्या है? इसका आकार त्रिकोणीय है। नए संसद भवन के तीनों मुख्य द्वार जल थल नभ को समर्पित हैं। नए संसद भवन के तीनों मुख्य द्वार जल नभ थल द्वार को क्रमशः ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार दिया गया नाम। संसद भवन में राजस्थान से लाए गए ग्रेनाइट बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ, ये याद रखना है। संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण हुआ है। राष्ट्रीय प्रतीक कांस्य से बना है और इसका कुल वजन है 9500 किलोग्राम तथा ऊंचाई है 6.5 मीटर। नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष में 888, राज्यसभा में 384 प्रतिनिधियों के बैठने की व्यवस्था भी है, क्योंकि 2026 में सीटें बढ़ेंगी भी, इसलिए इसकी व्यवस्था की भी गई होगी, है ना। आप लोगों को पता है ये बात। नए संसद भवन में ये प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? संसद में नंदी के साथ पवित्र सेंगोल की स्थापना की। सेंगोल को हिंदी में राजदंड कहा जाता है, याद रखना। और इसका इस्तेमाल चोल साम्राज्य से होता आ रहा। संगोल सत्ता हस्तांतरण की पहचान रहा और तमिल संस्कृति की शान भी रहा है। ये राजदंड 5 फीट लंबा है। इसके शीर्ष पर नंदी बैल है जो न्याय का प्रतीक है। लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है, वहीं राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। तो लोकसभा का क्या है, राज्यसभा का क्या है, दोनों पता होना चाहिए। संसद परिसर में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये है हमारा नया संसद भवन। ठीक है, प्रमुख समझौता ज्ञापन देख लें तो ये जनवरी 2023 तक का ही देखेंगे। ठीक है, मई 2023 जल प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया भारत इजराइल द्वारा। मई 2023 में ही औद्योगिक अनुसंधान विकास सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ भारत और इजराइल के बीच में। अप्रैल 2023 में विज्ञान नवाचार पर सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ भारत ब्रिटेन के बीच में। अप्रैल 2023 में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए पहले रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुए भारत और रोमानिया के बीच में।
मार्च 2023 अनुसंधान प्रौद्योगिकी नवाचार सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ भारत और मैक्सिको के बीच में। मार्च 2023 में सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला है ना और नवाचार साझेदारी पर समझौता हस्ताक्षर भारत यूएसए के बीच में। फरवरी 2023 में राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा में छूट के लिए समझौता भारत फिजी के बीच में हुआ। फरवरी 2023 में समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करने सहित कुल 6 समझौते हुए भारत और सेशल्स के बीच में। फरवरी 23 में हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर भारत और गुयाना के बीच हुआ। जनवरी 2023 में राजनयिकों के प्रशिक्षण के में सहयोग के लिए समझौता हुआ भारत और पनामा के बीच में। और जनवरी 2023 में ही ग्रीन हाइड्रोजन के विकास अंडर सी केबल कनेक्टिविटी पर सहयोग के लिए हस्ताक्षर भारत यूएई के बीच में हुआ है। ठीक है, चलिए प्रमुख पदाधिकारी की बात करें। कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गाबा हैं। विदेश सचिव हैं विनय मोहन क्वात्रा। गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला हैं। रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने हैं। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन और राजस्व सचिव हैं संजय मल्होत्रा। डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत हैं। आईसीएमआर के महानिदेशक राजीव बहल हैं। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल। एनआईए प्रमुख हैं दिनकर गुप्ता। सीबीआई प्रमुख प्रवीण सूद। आईबी प्रमुख तपन कुमार डेका। रॉ प्रमुख है रवि सिन्हा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। इनका नाम याद रखना भाई, 25वें हैं। ठीक है, उप गवर्नर कौन है? स्वामीनाथन जानकी रमन, टीआर शंकर, एम राजेश्वर राव और माइकल देवदत्त पात्रा हैं। ठीक है, आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी सुधा बालकृष्णन भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं। दिनेश कुमार खारा रेलवे बोर्ड के सीईओ अध्यक्ष बने। अनिल कुमार लाहौटी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ अमित अग्रवाल हैं। संसद टीवी के सीईओ उत्पल कुमार सिंह। नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर सुमन के बेरी। लोकसभा के विपक्ष नेता हैं अधीर रंजन चौधरी। राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी फिर से नामित हुए। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष गिरीश बापट हैं, पुनः से नामित किए गए। ठीक है, चलिए भारत के राष्ट्रपति देखिए, राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो 15वें व्यक्तिगत रूप से, 17वें हैं कार्यकाल के रूप में। याद रखना उड़ीसा से बिलोंग करती हैं, दूसरी महिला हो, पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा यूपीए से संबंधित थे। ये पहले प्रश्न पूछा जा चुका तो यह नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। उपराष्ट्रपति जो 14वें क्रम के हैं व्यक्तिगत स्तर पर, जगदीप धनखड़ जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं। विपक्षी उम्मीदवार थे मार्गरेट आल्वा यूपीए से संबंधित थे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 2023 की प्रमुख नियुक्तियों के बारे में हम बात करेंगे। तो 2023 में देखिए राष्ट्रीय नियुक्तियों की बात करें तो अमरेंदु प्रकाश हैं सेल के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक बनाए गए। निर्मला लक्ष्मण हैं द हिंदू ग्रुप की अध्यक्ष हैं। जनार्दन प्रसाद भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक। अजीत कुमार मोहंती परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित वायुसेना के उप प्रमुख। वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह नौसेना के उप प्रमुख हैं। मनोज सोनी यूपीएससी के अध्यक्ष। आर दिनेश भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष। सुधा शिव कुमार हैं फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष बनी। शुभ्रकांत पांडा फिक्की के अध्यक्ष। अनंत माहेश्वरी नेस्कॉम के अध्यक्ष। सिद्धार्थ मोहंती एलआईसी के चेयरमैन। नीरज निगम आरबीआई के कार्यकारी निदेशक भी हैं। ठीक है, बाकी देखिए उसमें हम बात की है मैगजीन में, वो उसमें आप लोग अच्छे से उसको देख लेना भाई। इन सब के बारे में बता रखे हैं। ठीक है, चलिए ये सब अब नहीं देखेंगे इतना, ठीक है, क्योंकि आप एक ही चीज़ को 4 बार देखेंगे तो उससे अच्छा है कि आप एक ही बार देख लेंगे। उसमें थोड़ा डिटेल में बताए हैं, इसलिए आपको वो देखना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वहाँ से आपको प्रश्न भी अच्छे खासे मिल जाएंगे। ठीक है, ये सब हम पढ़ा चुके हैं, उसमें आप लोग उसको देख लेंगे थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2023 में नियुक्त विश्व के प्रमुख पद पर भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, तो ये सब भी हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, उसमें है, आप उसको देख लीजिए जरूर। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम 2023 में नियुक्त विभिन्न देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में। ठीक है, एशिया में बात करेंगे तो देश का नाम है तुर्की, राजधानी है अंकारा, मुद्रा है लीरा, राष्ट्रपति हैं रिसेप तैयप एर्दोगन हैं। नेपाल की बात करें काठमांडू राजधानी है, नेपाली रुपया, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल और पुष्प कमल दहल प्रचंड यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। आगे बात करेंगे बांग्लादेश, जहाँ की राजधानी है ढाका, और एक टका जो है इसका रुपया है टाका जो है यहाँ पे। मुद्रा है यहाँ की मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू राष्ट्रपति रहे हैं। मलेशिया कुआलालंपुर रिंगित
यहाँ की मुद्रा है। अनवर इब्राहिम यहाँ के प्रधानमंत्री बनाए गए। कतर की राजधानी दोहा है। रियाल यहाँ की मुद्रा है। और शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी यहाँ के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। सऊदी अरब की बात करें, रियाल इसका मुद्रा है। और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यहाँ के प्रधानमंत्री बनाए गए। यूएई की बात करें, संयुक्त अरब अमीरात की अबू धाबी राजधानी है। दिरहम यहाँ की मुद्रा है। मोहम्मद बिन जायद अल नहयान यहाँ के राष्ट्रपति बने। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पाकिस्तानी रुपया है। आरिफ अलवी यहाँ के राष्ट्रपति बने और शाहबाज शरीफ यहाँ के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। यूरोप में बात करेंगे, ब्रिटेन है, इसकी राजधानी लंदन है। पाउंड यहाँ की मुद्रा है। किंग चार्ल्स तृतीय क्राउन राष्ट्रपति हैं। ऋषि सुनक यहाँ के प्रधानमंत्री है। स्वीडन स्टॉकहोम क्रोना यहाँ की मुद्रा है। और उल्फ क्रिस्टरसन यहाँ के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। ठीक है। दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका की बात करें तो क्यूबा हवाना राजधानी पेशो यहाँ की मुद्रा है। मिगुएल डियाज कैनेल जो है राष्ट्रपति बनाए गए। पराग्वे असंसियन राजधानी है। गुआरानी यहाँ का मुद्रा है। सेंटियागो पेना यहाँ के राष्ट्रपति बने। ब्राज़ील राजधानी है ब्राज़ीलिया, रियल है इसकी मुद्रा। और लूला डा सिल्वा यहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, पपुआ न्यू गिनी पोर्ट मोरेस्बी राजधानी है। कीना यहाँ की मुद्रा है। जेम्स मारेप यहाँ के प्रधानमंत्री बने। फिजी की राजधानी है सुआ। ठीक है। डॉलर मुद्रा है यहाँ की। सिल्वीनी राबुका प्रधानमंत्री हैं। ऑस्ट्रेलिया कैनबरा राजधानी है। डॉलर मुद्रा है। और एथनी अल्बनीज यहाँ के प्रधानमंत्री बनाए गए। और साथ में न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। डॉलर मुद्रा है। क्रिस हिपकिंस यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। अफ्रीका महाद्वीप की बात करें, गैबन लिबरविल्ले राजधानी है। फ्रैंक मुद्रा है। एलन क्लाउड बिलीबाय नेज यहाँ के प्रधानमंत्री बने। और केनिया नैरोबी शिलिंग इसकी यहाँ की मुद्रा है। विलियम रूटो यहाँ के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 2023 में प्रमुख निधन, तो प्रकाश सिंह बादल जो पंजाब के पूर्व मंत्री रहे, शिरोमणि अकाली दल से थे, 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। 2015 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। शरद यादव 7 बार लोकसभा सदस्य रहे। बिहार के मधेपुरा सीट से 4 बार रहे, ये आपको याद रखना चाहिए। मध्य प्रदेश के जबलपुर से 2 बार, उत्तर प्रदेश के बदायूं से 1 बार रहे हैं। और इनका जन्म हुआ था 1 जुलाई 1947। बाबई गांव है, नर्मदापुरम है, मध्य प्रदेश की। ठीक है। मृत्यु हुई थी 12 जनवरी 2023 को। केंद्रीय मंत्री के रूप में श्रम मंत्री, नागरिक उड्डयन, उपभोक्ता मामले, कपड़ा, खाद्य, सार्वजनिक वितरण मंत्री रहे। जनता दल यूनाइटेड के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे ये। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बात करेंगे हम एडिसन अरांटेस डो गैनिमेंटो हैं। पेले नाम इनका है। ब्राज़ील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी रहे हैं। 58, 62 और 70 में ब्राज़ील को विश्व कप जिताने में इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई। बात करें हम डॉक्टर एन गोपालकृष्णन, बार्क के पूर्व निदेशक थे। तारिक फतह पाकिस्तानी मूल के जाने माने कनाडाई लेखक हैं। पामेला चोपड़ा भारतीय पार्श्व गायक। डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी राष्ट्रीय महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष। सलीम दुर्रानी पूर्व भारतीय क्रिकेटर। अमऊ हाजी दुनिया के सबसे गंदे आदमी ईरानी थे। जमशेद जे ईरानी स्टील मैन ऑफ इंडिया नाम से प्रसिद्ध। श्याम शरण नेगी स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता रहे। कनक रेले मोहिनी अट्टम की प्रतिपादक हैं। ललिता लाजमी प्रसिद्ध चित्रकार। जावेद खान अमरोही हैं प्रसिद्ध अभिनेता। वाणी जयराम पद्म भूषण से सम्मानित गायिका हैं। साबिर अली भारत के आयरन मैन नाम से प्रसिद्ध हैं। रहमान राही हैं कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता रहे। सतीश कौशिक प्रसिद्ध अभिनेता। मीर बरकत अली खान हैदराबाद के अंतिम निजाम थे। नीलमणि फूकन असमिया भाषा के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 के प्राप्तकर्ता रहे हैं। डॉक्टर बालकृष्ण विठल दास दोषी हैं। ठीक है, प्रसिद्ध वास्तुकार हैं। 2021 में रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित हैं। परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, इन सबका निधन हुआ है। प्रमुख सैन्य अभ्यास 2023 का देख लें तो जनवरी तक का देखेंगे। इसमें इकोवेरियन 2023 जून 2023 में भारत मालदीव के बीच हुआ थल सेना अभ्यास है। चौबटिया उत्तराखंड में हुआ था। एकथा 2023 जून 2023 में हुआ, भारत मालदीव के बीच नौसेना का है, मालदीव में हुआ है। AIME 2023 मई 2023 में हुआ, भारत और आसियान देशों के बीच नौसेना सिंगापुर दक्षिणी चीन सागर में हुआ था। समुद्र शक्ति 2023 मई में हुआ था, भारत इंडोनेशिया नौसेना का है और इंडोनेशिया में हुआ था। ठीक है,
अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 मई 2023 में हुआ, भारत सऊदी अरब के बीच में नौसेना अभ्यास था। अल जुबैल सऊदी अरब में हुआ। कॉर्पेट 2023 जो 35वां संस्करण था, मई 2023 भारत थाईलैंड के बीच नौसेना अभ्यास था, अंडमान सागर में हुआ। अजय वॉरियर 2023 अप्रैल में हुआ, भारत ब्रिटेन के बीच में थल सेना का है, वो ब्रिटेन में हुआ था। सिलिनेक्स 2023 अप्रैल में हुआ, भारत श्रीलंका के बीच में नौसेना अभ्यास है, कोलंबो में हुआ था। एफिनडेक्स 2023 दूसरा हुआ है, मार्च 2023 में भारत और अफ्रीका के बीच में थल सेना का है, पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। कोंकण 2023 मार्च में हुआ था, भारत ब्रिटेन के बीच नौसेना अभ्यास है, अरब सागर में। कोबरा वॉरियर मार्च 2023 में बहुपक्षीय है, वायुसेना यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। एफिनडेक्स 2023 का पहला हुआ, मार्च 2023 में। भारत अफ्रीकी महाद्वीप के 25 देश इसमें शामिल थे, थल सेना का था, पुणे में हुआ था। फ्रिंजेक्स 2023 किसके बीच हुआ, भारत और फ्रांस के बीच मार्च में हुआ था, थल सेना का है, और तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ था। बोल्ड कुरुक्षेत्र मार्च 2023 भारत सिंगापुर के बीच, थल सेना का, जोधपुर राजस्थान में हुआ। शिन्यू मैत्री 2023 मार्च 2023 में हुआ, भारत जापान के बीच, वायुसेना जापान कोमात्सु द्वीप में हुआ। धर्म गार्जियन 2023 फरवरी में हुआ, भारत जापान के बीच, थल सेना का, जापान में हुआ था। डस्टलिक ये फरवरी 2023 में भारत उज्बेकिस्तान के बीच हुआ था, थल सेना अभ्यास है, उत्तराखंड में। साइक्लोन 1 जनवरी में हुआ था, जनवरी 2023 में, भारत मिस्र के बीच, थल सेना का, राजस्थान में हुआ था। वीर गार्जियन जनवरी 2023 भारत जापान के बीच, वायुसेना का है, जापान में हुआ था। वरुण 2023 जनवरी 2023 में हुआ था, और फ्रांस भारत के बीच नौसेना अभ्यास है, पश्चिमी समुद्र तट में। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि थल सेना है या वायुसेना है या जल सेना है या नौसेना है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कई बार ये भी पूछा जाता है कि राजस्थान में वो कहाँ है, या उत्तराखंड में कहाँ है, या जापान में कहाँ है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। लेकिन इसमें इतना डिटेल में तो नहीं दिया गया। आप जो हम मैगजीन पढ़ाए हैं संस्कृति IAS वाला, उसमें आप देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। और अच्छे से पूरा एक्सप्लेनेशन है उसमें, ठीक है, व्याख्यायित है, तो आप उसको अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 2022-23 के प्रमुख सूचकांक की बात करें तो एशिया पावर इंडेक्स 2023 लॉन्च हुआ। लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी ने जारी किया, अमेरिका पहला स्थान, भारत का स्थान है चौथा। पिछला सूचकांक में भारत चौथे पर था, पिछले में भी 2022 वाले में भी। अंतिम स्थान पापुआ न्यू गिनी का है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में ग्लोबल फायर पावर ने जारी किया है, अमेरिका पहला, भारत चौथा, 22 में भी चौथा था, भूटान अंतिम स्थान पर है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 अंकटाड ने जारी किया, अमेरिका पहले पर, भारत 7वें पर, और पिछला सूचकांक अंतिम उस सूचकांक बारे में जानकारी यहाँ पे नहीं है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 23 जर्मन वाच ने किया, प्रथम 3 पर कोई नहीं रहा, चौथा रहा डेनमार्क, 8वें पर भारत है, 10वें पर पिछली बार था, 2022 में ईरान अंतिम पर है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में देखिए IEP ने जारी किया है, अफगानिस्तान प्रथम स्थान है, 13वें पर भारत है, ठीक है, याद रखना। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, ये सब देखेंगे जो ये सब आपको उस मैगजीन में मिल जाएगा, बहुत अच्छे से मिलेगा, बहुत व्याख्यायित है, तो आप उस वीडियो को बिल्कुल नहीं नकारेंगे, आप उसको जरूर देख लेंगे, ठीक है, बहुत फायदेमंद होगा। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2023 स्टार्टअप ब्लिंक ने जारी किया, अमेरिका पहले पर, 21 भारत है, पिछले में 19वें स्थान पर था, तो 2 कदम पीछे गया है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में विश्व बैंक ने जारी किया, सिंगापुर पहला रहा, भारत 38वां रहा, 2018 वाले में 44वें स्थान पर था, मतलब सुधार हुआ है, ठीक है। चलिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने जारी किया है, 2022 का है, और स्विट्जरलैंड इसमें पहला स्थान, 40वें पर भारत है, 46वां था 2021 में, और गिनी को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। और याद रखना इसमें भी भारत ने सुधार किया है। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स जिसमें भारत ने सुधार किया है उनके आने की संभावना ज़्यादा है, याद रखना आपने एग्जाम में। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स मर्सर ने जारी किया, आइसलैंड पहले पर, 41 भारत है, 2021 में 40वें स्थान पर था, थाईलैंड अंतिम पर है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जारी किया, अमेरिका पहले पर, 42वां भारत है, 43वां पिछली बार था, 1 स्थान का यहाँ भी सुधार हुआ, वेनेजुएला अंतिम स्थान पर है। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 जारी हुई ICAO के द्वारा, सिंगापुर पहला, 48वां भारत है। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2023 में चांडलर इंस्टीट्यूट ने जारी किया, सिंगापुर पहला है, 57वां भारत का है, अंतिम स्थान पर वेनेजुएला है। विश्व खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट लंदन द्वारा जारी किया गया, फिनलैंड पहले पर, 68वां भारत का है, 2021 में 71 था, इसमें भी सुधार हुआ है, सीरिया अंतिम स्थान पर है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट डेनमार्क 77वां स्थान भारत का है, 79वां था 2021 में, इसमें भी सुधार हुआ।
और 2 पायदान का सुधार हुआ है। वेनेजुएला अंतिम स्थान पर है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल डेनमार्क द्वारा जारी किया गया 85, पहले था 85, अभी भी है। सोमालिया अंतिम पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थुंगर हेल्प 18 देशों को पहला स्थान दिया गया। 107वां भारत का है। 2021 में 101 पायदान पर था। बुरुंडी अंतिम स्थान पर है। मतलब इसमें क्या हुआ, सुधार नहीं हुआ, इसमें पीछे हो गया भारत। ठीक है, ये बात याद रखना। किड्स राइट इंडेक्स 2022 किड्स राइट फाउंडेशन ने जारी किया। आइसलैंड पहले पर, 115 भारत है, अंतिम पर चार्ट है। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी उस मैगजीन में, हमने बाकी को दे रखा है। ठीक है, महत्वपूर्ण दिवस और उनके थीम भी देख लेते हैं। ये सब फिलहाल हम उसमें करवा रखे हैं, लेकिन आपको यहाँ भी एक बार बता देंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया। योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम है। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया गया। गिव ब्लड गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ शेयर ऑफन। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया। सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन थीम के साथ। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई 2023 को। ग्रो फूड नॉट टोबैको थीम रही। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 23 मई 2023 को। फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया गया। ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर ओवर अ कप ऑफ टी। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई 2023। एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, आगे देखेंगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया गया और ये शेपिंग ऑफ फ्यूचर ऑफ राइट्स ये आपका थीम रहा। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट थीम रही। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल 2023। हेरिटेज चेंजेज इसकी थीम रही। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। हेल्थ फॉर ऑल। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को। यस वी कैन एंड टीबी इसका थीम रहा। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया गया। द फ्यूचर ऑफ वेदर क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशन रहा है। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें हम पहले भी बात कर लिए हैं, तो इसमें ना भी करें तब भी काम चल जाएगा। आप वहाँ पे देख सकते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी 2023 को मनाया गया। तो विकसित युवा विकसित भारत इसकी थीम रही है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया गया 2023 में। और इस बार मेरे ख्याल से विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ है वो फिजी में हुआ है। पहली बार है, किसी प्रशांत द्वीप में पहली बार हुआ है ये। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। हिंदी को जनमत की भाषा बनाना और उनकी मातृभाषा की बगैर हिंदी को जनमत की भाषा बनाना बगैर उनकी मातृभाषा की महत्ता को भूले, ये आपका थीम रहा है। ठीक है, आगे बात करें। नवीनतम पर्यावरण पारिस्थितिकी की बात करें। 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट हम पहले ही बात कर चुके हैं। पिछली वाली मैगजीन से आप इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ हम नहीं देखेंगे फिर। और मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र ये सब भी उसी में बात किए हैं। आप पिछला वाला मैगजीन जो है उससे आप कवर करेंगे। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में भारत के 75 रामसर स्थल हुए हैं, ये देख लेंगे, ये नया है। 2022 में रामसर स्थल में शामिल भारत की महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि की बात करें तो आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए 1971 में ये सारी चीज़ें आपको पता हैं। सम्मेलन हुआ था। समझौता 75 से प्रभावी हुआ। भारत 82 में शामिल हुआ। 2400 से अधिक रामसर स्थल हैं। अक्टूबर 22 तक भारत में कुल 75 इनकी संख्या होगी। 75वां रामसर स्थल है शालबुगंत आर्द्र भूमि जो कि जम्मू कश्मीर में है, उसको शामिल किया गया है। ठीक है, याद रखना एक चीज़ और याद रखना, भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है तो आपको पता होना चाहिए। एक है चिल्का और दूसरा है भरतपुर राजस्थान का केवलादेव पक्षी अभयारण्य है। ठीक है, ये दोनों को सबसे पहले रामसर स्थल घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1986 में, याद रखना 1986 में शामिल किया गया था। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे चलते हैं फिर। अब इसमें देख लें खिजड़िया, नए को देख लेंगे। खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य फिलहाल ये सब भी आपको मिल जाएगा मैगजीन पिछली वाले में। ठीक है, इनमें ज़्यादा बात नहीं करते हम सब। ठीक है, ये आप लोग उसी से कवर करिएगा। 2022 के हैं सब उसमें है। बाघ गणना रिपोर्ट है 9 अप्रैल 2023 को, इसको अभी देख लेंगे। ये भी फिलहाल हम ये जो संस्कृति आई इसकी मैगजीन है उसमें हमने कवर कर रखा है इसको। ठीक है, चलिए याद रखना भाई थोड़ा सा। ठीक है, सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कहाँ है? तमिलनाडु में 14 है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश जिसमें 10 है, याद रखना आपने को। ओके, के 2 तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है, ये थोड़ा सा देख लेंगे। भारत में अभी तक 12 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय कोई स्तरीय टैग है जो समुद्र तटों को स्वस्थ सुरक्षित सतत विकास को में बढ़ावा देने का प्रयास करता है। यह प्रमाण पत्र डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, 21-22 में जो शामिल हुए हैं उसमें देखिए
थुंडी बीच है लक्षद्वीप का अक्टूबर 22 में, कदमत बीच है लक्षद्वीप अक्टूबर 22 में, कोवलम समुद्र तट है तमिलनाडु सितंबर 2021 में, ईडन समुद्र तट आपका पुडुचेरी में है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। तो इसके अलावा शिवराजपुर गुजरात का, घोघला दीव में है, कासरगोड पदुबिद्री कर्नाटक में है, कप्पड़ केरल में है, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश, गोल्डन है ओडिशा और राधानगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, जिसको समुद्री तट ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया। ये बाघ गणना रिपोर्ट हम पहले ही देख चुके हैं फिलहाल संस्कृति आईएएस वाले करंट अफेयर में, और उसमें विस्तारित दिया गया है इनकी कितनी जनसंख्या है, पहले कितनी थी, कितनी वृद्धि हुई है, किसमें सबसे ज़्यादा है, किसमें सबसे कम है। इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस के बारे में भी हम बता चुके हैं। इस पर हमने एक वीडियो भी बना रखी है, आप लोग अगर उसको देख लेंगे, 1 घंटे की वीडियो है। उसमें सभी टाइगर रिजर्व क्षेत्र हैं, उनमें कौन सी नदियाँ गुजरती हैं, कहाँ पर स्थित है, ये सारी चीज़ें, उनका क्षेत्रफल क्या है वो भी आपको पता हो जाएगा। ठीक है, कब क्या स्थिति रही है भारत की इस बाघ जनगणना के मामले में, बाघों के मामले में, तो वो भी सब कुछ आपको पता हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप विस्तार से उसमें आप देख लेंगे तो 1 से 2 प्रश्न आपको कम से कम मिल जाएंगे। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखना, बिग कैट्स में 7 आते हैं, बाघ, शेर, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा। ठीक है, लेकिन अब इसमें तो ये नहीं दिया गया कि भारत में कौन कौन पाया जाता, क्या क्या नहीं पाया जाता, लेकिन संस्कृति आईएएस वाला जो करंट अफेयर है उसमें आप देखेंगे तो उसमें ये भी बताया गया है कि भारत में इनके अलावा ये सारे बिग कैट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये भी है फैक्ट्स के मामले में, लेकिन वो आपके स्टेटमेंट के मामले में थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से उसमें देख लीजिएगा ज़रूर भाई, बहुत ज़्यादा है उसमें, कंटेंट है आपका, फैक्ट है, कॉन्सेप्ट भी है, बहुत कुछ है। संस्कृति आईएएस वाला जो करंट अफेयर है वो बताने का जो तरीका वो यूपीएससी मॉडल का है, लेकिन वो सही बहुत सारी चीज़ें उसमें है। ठीक है, अगर आप उसको देखेंगे ना तो कैसा भी स्टेटमेंट आपको आएगा, कैसा भी फैक्ट आएगा, आप उसको बढ़िया से कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की बात करें। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू करने का उल्लेख वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 21-22 के बजट में प्रस्तुत किया था, और भारत सरकार ने 4 जनवरी 2023 को 19,744 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी। इसके कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को बनाया गया, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी इसमें नीति आयोग की जो रिपोर्ट रही, भारत में हरित हाइड्रोजन बाजार संचयी मूल्य 2030 तक $8 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2050 तक $340 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हरित हाइड्रोजन को अपनाने से 2050 तक संचयी कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 3.6 गीगाटन की कमी भी आएगी। ठीक है, प्रोजेक्ट चीता के बारे में भी हम पिछले वाले में बात कर चुके हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा, उसी में देख लीजिएगा। कूनो में अभी लाया गया है 8 अफ्रीकी चीतों को 17 सितंबर 2022 को, ये सारी चीज़ें उसमें हम बात कर चुके हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया से बताए हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए और क्या है, COP26 सम्मेलन है, तो ये भी पिछले वाले में आपको मिल जाएगा। ओके, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, पिछले वाली मैगजीन में है, ये सब बहुत कुछ है उसमें। ये COP27 देख लें, शर्म शेख में हुआ था। अनुकूलन कोष में कुल $230 मिलियन से अधिक के योगदान का नया संकल्प लिया गया है। इसमें याद रखना, जलवायु परिवर्तन से प्रभावित विकासशील और विकसित देशों को लॉस एंड डैमेज फंड के तहत वित्त पोषण भी प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की गई है। इस पर हमने प्रश्न भी मेंस के प्रैक्टिस में करवाया है, तो आपको इससे संबंधित कोई भी फैक्ट छूटेगा नहीं। ठीक है आपका। ठीक है, COP27 में मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट भी लॉन्च हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना। एक अंतर सरकारी संगठन है MAC, और जो मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण को बढ़ावा देता है। ठीक ना, ये भी याद रखना। ये सब पहले वाले में बात कर चुके हैं, तो उसमें बात करने की जरूरत नहीं है। वन जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा, ये थोड़ा सा देख लेंगे। कुछ अधिनियम है भाई 22-23 में। वन संरक्षण नियम 2022 पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 22 को वन अधिनियम 1980 के तहत अधिसूचित किया। वन जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 22 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। इसके तहत 1972 के वन जीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन भी किया जाएगा।
बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 सरकार ने 24 अगस्त 2022 को इस नियम को प्रकाशित किया ताकि बेकार बैटरियों का पर्यावरणीय रूप से उचित प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। नए नियम बैटरी प्रबंधन हैंडलिंग नियम 2001 की जगह लेगा। ये ई कचरा प्रबंधन नियम 2022 है। 2 नवंबर 2022 को इस नियम को अधिसूचित किया गया। यह नियम ई कचरा प्रबंधन नियम 2016 की जगह लेगा और 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगा। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 12 अगस्त 2021 को इसको अधिसूचित किया गया। पूरे देश में 1 जुलाई 2022 से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने एनवायरनमेंट टू द पॉइंट पे बात करेंगे। 7 जून 2023 को हवाई में सक्रिय ज्वालामुखी है किलाऊ में विस्फोट हुआ था। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 15 मई 2023 को नई दिल्ली में मेरी लाइफ नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। ये ऐप जो होगा पर्यावरण को बचाने में नागरिकों विशेषकर युवाओं की शक्ति को प्रदर्शित भी करेगा। यूरोपीय संघ ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए फिट फॉर 55 नामक एक व्यापक जलवायु कार्य योजना पेश की है। इसका उद्देश्य 2030 तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम से कम 75% तक करना है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ब्राजील के अमेजन फंड में $101 मिलियन से अधिक का योगदान देने की घोषणा की, जो दक्षिण अमेरिकी वर्षा वन में वनों की कटाई को रोकने का प्रयास करता है। संस्था है यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक स्कैप ने हाल ही में रेस टू नेट जीरो शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया। तो ये पूछा जा सकता है रेस टू नेट जीरो रिपोर्ट किसने जारी किया है, तो ये आपको पता हो गया, स्कैप ने जारी किया। मई 2023 में यूएनईपी द्वारा टर्निंग ऑफ द टैप हाउ द वर्ल्ड कैन एंड प्लास्टिक पोल्यूशन एंड क्रिएट अ सर्कुलर इकोनॉमी शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। तो इस नाम से किसने जारी किया रिपोर्ट, यूएनईपी ने किया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए ने हाल ही में घोषणा की कि अरुणाचल प्रदेश में दिबांग वन्यजीव अभयारण्य को जल्द ही बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। इस कदम से इडू मिस्मी नामक जनजाति में अशांति उत्पन्न हुई और क्योंकि उनका मानना है कि एक टाइगर रिजर्व वन उनकी पहुंच में बाधा बनेगा। ठीक है, इसको देख लेना, इडू मिस्मी क्या है ये भी आपको पता हो जाएगा। इडू मिस्मी की और भी जनजातियां, इडू मिस्मी जो संप्रदाय है ये भारत के अलावा और कहाँ कहाँ पाया जाता है ये आपको संस्कृति आईएएस वाले करंट में मिल जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। और ऑस्ट्रेलिया ने कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जन को कम करने के लिए सेफ गार्ड मैकेनिज्म लॉन्च किया है। ठीक है, ये सब आप उसमें अच्छे से देख लेंगे भाई। 9 अप्रैल को गज उत्सव 2023 का उद्घाटन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हुआ है, असम में। ये भी हम उसमें बात कर चुके हैं। तमिलनाडु सरकार ने थान थाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का निर्णय भी लिया है। ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट के तहत गुजरात सरकार ने 40 वयस्क और उपवयस्क एशियाई शेरों को राज्य में बरडा वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित करने की योजना बनाई है। ये भी उसमें आपको मिलेगा। ठीक है, इसमें चलिए, संयुक्त राष्ट्र का विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पेश किया है, जिसका उद्देश्य ग्रह वार्मिंग प्रदूषण को मापने के बेहतर तरीके प्रदान करना, नीति विकल्पों को सूचित करने में मदद करना है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस इन 2022 रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक ऊर्जा संबंधी कार्बन उत्सर्जन में 1% से भी कम की वृद्धि हुई है। ठीक है, याद रखना भाई। अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य आर्द्र भूमियों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देकर उनका संरक्षण करना। ये किसने स्टार्ट किया है तो ये भी आपको मंत्रालय के बारे में पता होना चाहिए। तो आप संस्कृति आईएएस वाली जो मैगजीन है उसको देखेंगे तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन आप उसमें देखेंगे तो बहुत डिटेल में आपको पता चलेगा, क्योंकि पैटर्न यूपीएससी का है। तो जाहिर सी बात है पैटर्न अगर यूपीएससी का है तो स्टेटमेंट के रूप में प्रश्न रहेंगे भी। 1 2 3 4 करके दे दिया जाएगा, फिर ABCD करके दे दिया जाएगा। तो आपको उसमें सहमति दिखानी पड़ेगी कौन सा सही कौन सा गलत है। ठीक है, आप सिर्फ फैक्ट पे चलेंगे तो आपको दिक्कत भी हो सकती है। ठीक है, फिलहाल ये मैगजीन का ये बेनिफिट है कि आपको फैक्ट्स याद हो जाएंगे अच्छे से। ठीक है, ये इसका बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलेगा आपको। UNCCD के COP15 का आयोजन कोटे डी आइवर के आबिदजान में किया गया। थीम था भूमि जीवन विरासत अभाव से समृद्धि की ओर। आपको ये याद रखना है। चर्चित पुरस्कारों की बात करें तो पुरस्कार देखिए, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ये सब उसमें आपको पिछले वाले में ही मिल जाएगा। हमें लगता है कि बार बार उसी चीज़ को ना किया जाए,
ठीक है ना, क्योंकि उससे आपका टाइम ही जाएगा, फिर इसको भी देखो, फिर एक बार उसको देखो, तो उसको देख लोगे तो और अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें तो आपको जो मिल रहा वो तो दिया ही जाएगा, लेकिन उसमें आप देख लेंगे थोड़ा और अच्छे से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए, ये गांधी शांति पुरस्कार, यूनेस्को शांति पुरस्कार, गांधी मंडेला पुरस्कार, इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण विकास पुरस्कार, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। पद्म भूषण खेल पुरस्कार, ये सारा कुछ पिछली मैगजीन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिल्म संबंधित पुरस्कार 2023 की, ऑस्कर है, ऑस्कर उसके बारे में सब कुछ पूरी तरह से अच्छे से उसमें है, तो इसमें हमें नहीं लगता कि इस वाले में भी इन सारी चीज़ों को देखना चाहिए अलग से, ठीक है। तो आप लोग उसे देख लीजिएगा, उसमें आपका सारा का सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। चलो ये देख लेते हैं, आपदा प्रबंधन, ये भी उसमें मिल जाएगा फिलहाल। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 संस्थागत श्रेणी में ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को मिला है, और 22 वाला मिला था गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को। व्यक्तिगत श्रेणी में बात करें, किसी व्यक्ति को तो नहीं दिया गया 2023 वाला, लेकिन 22 वाला प्रोफेसर विनोद वर्मा को दिया गया है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। सौंदर्य क्षेत्र में पुरस्कार की बात कर लें तो आयोजन हुआ था इसका भारत में 71वां रहा है, 70वां प्यूर्टो रिको में हुआ, विजेता रहे 71वां के। दिसंबर 23 में विजेता की घोषणा की जाएगी अभी, लेकिन 21 वाला जो 70वां था कैरोलिना बिलावस्का पोलैंड की हैं, उनको विजेता घोषित किया गया था, ठीक है। 71वां मिस यूनिवर्स 2022 अमेरिका में हुआ है, इजराइल में 70वां हुआ था, विजेता रहे आरबोनी गैब्रियल, अमेरिका के हैं 71वां के, और 70वां के हैं हरनाज संधू पंजाब के हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें होगी। खेल से संबंधित पुरस्कार, ये सारे कुछ आपको पिछले वाले मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमें नहीं लगता कि हमें फिर से यहाँ पे बात करने की ज़रूरत है इन सब टॉपिक्स पे, ठीक है। और हमें लगता है कि ना इससे संबंधित करीब 15 पेपर हैं, 15 × 75 750 प्रश्न की श्रृंखला है, तो उन 750 प्रश्नों पर अगर वीडियो बना दिया जाएगा तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमें लग रहा है ऐसा हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप ये वाला मैगजीन देख लेंगे, ये वाली वीडियो, और इसके साथ साथ आप संस्कृति IAS वाला देख लेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे क्या है, इसमें आगे भी कुछ देख लेते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें मिल जाएंगी। आगामी बैठक देख लेते हैं इसको। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023, 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ होगा? 23 होगा भारत में, 24 होगा ब्राज़ील में, 17वां इंडोनेशिया में हुआ था। स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 को। कुल देश हैं 19 और एक है EU, ठीक है। COP28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 23 दुबई UAE में होगा। 27वां हुआ था शर्म एल शेख मिस्र में। पहली बैठक 95 में जर्मनी के बर्लिन में हुई थी। 23वां SCO शिखर सम्मेलन 2023 भारत में। 22वां समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ। 15 जून 2001 को इसकी स्थापना हुई। इसमें 9 देश हैं, मुख्यालय बीजिंग में है। यह भी पूछा जा सकता कि भारत और पाकिस्तान कब शामिल हुए, इसमें अफगानिस्तान कब आया है? अफगानिस्तान आया था 2007 में और भारत पाकिस्तान आए थे 2017 वाले में, ठीक है, ध्यान रखना। 50वां G7 शिखर सम्मेलन इटली में हुआ है। 49वां जापान में हुआ था। 75 में स्थापित हुआ। 7 देश हैं इसके। 42वां और 43वां आसियान शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में होगा। 40वां हुआ था। 40वां 41वां हुआ था कंबोडिया में। स्थापना 67 में। कुल देश हैं 10, मुख्यालय है जकार्ता इंडोनेशिया में है, ठीक है। 33वां नाटो शिखर सम्मेलन, ये पिछली वाली मैगजीन में बात कर चुके हैं, लिथुआनिया में हुआ था। 32वां था मैड्रिड स्पेन में। स्थापना हुई थी 1949। कुल देश 31 है, मुख्यालय है ब्रसेल्स बेल्जियम में है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 की बात करेंगे अब, ठीक है। इसमें ये वाला पोर्शन देखेंगे, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, उनके मुख्यमंत्री और राज्यपाल, ठीक है। अभी कुछ नए नए राज्यपालों की नियुक्ति भी हुई है। तो अरुणाचल प्रदेश ईटानगर राजधानी है, श्री पेमा खांडू मुख्यमंत्री हैं। यहाँ के जो राज्यपाल हैं, प्रशासक हैं, वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनाई, ठीक है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं श्री मणिक शाह और राज्यपाल हैं श्री सत्यदेव नारायण आर्य। हालांकि जो अभी जल्दी में बदले हैं ना, उनके बारे में आपको जानना चाहिए। नागालैंड के श्री नेफ्यूरियो मुख्यमंत्री हैं। श्री LA गणेशन हैं राज्यपाल। मणिपुर के श्री N बीरेन सिंह हैं मुख्यमंत्री और श्रीमती अनुसुईया उइके हैं यहाँ की राज्यपाल। मिजोरम आइजोल इसकी राजधानी है। श्री पीयूष जोराम थांगा यहाँ के मुख्यमंत्री हुए और डॉक्टर कंभमपति हरिबाबू यहाँ के राज्यपाल हैं। असम की बात करें
तो श्री हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री, श्री गुलाब चंद कटारिया यहाँ के राज्यपाल हैं। सिक्किम की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री प्रेम सिंह तमांग और राज्यपाल हैं श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। हिमाचल प्रदेश के श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री, श्री शिव प्रताप शुक्ला क्या है राज्यपाल। उत्तराखंड देहरादून राजधानी है, गैरसैंण 2 राजधानियां हैं याद रखना उत्तराखंड की। श्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं। पंजाब के श्री भगवंत सिंह मान यहाँ के मुख्यमंत्री, बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं। हरियाणा के श्री मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हैं, श्री बंडारू दत्तात्रेय राज्यपाल हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ हैं, श्रीमती आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। बिहार श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर यहाँ के राज्यपाल हैं। झारखंड श्री हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री और श्री CP राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल बने। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के बारे में पता ही आपको, श्री CV आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री के बारे में आपको पता है, श्री प्रोफेसर गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है, श्री विश्वभूषण हरिचंदन है। राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र। गुजरात के राज्यपाल हैं, अभी देखिए मुख्यमंत्री यहाँ पे श्री भूपेंद्र भाई पटेल और वो हैं यहाँ के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं श्री रमेश बैस याद रखना। कर्नाटक के हैं श्री सिद्धारमैया मुख्यमंत्री और श्री थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। अभी नया यहाँ का विधानसभा का गठन हुआ है तो हमें याद रखना चाहिए। गोवा के श्री प्रमोद सावंत हैं यहाँ के मुख्यमंत्री, श्री PS श्रीधरन पिल्लई यहाँ के राज्यपाल हैं। केरल के राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल श्री RN रवि हैं। तेलंगाना के राज्यपाल हैं डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन हैं। ठीक है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है, न्यायाधीश S अब्दुल नज़ीर। जम्मू कश्मीर में जो प्रशासक हैं वो श्री मनोज सिन्हा हैं, उपराज्यपाल जो हैं। यहाँ पे लद्दाख के ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा यहाँ के प्रशासक हैं। चंडीगढ़ के श्री बनवारी लाल पुरोहित राज्यपाल हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना हैं। पुडुचेरी के हैं डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन। तो हमें ये ध्यान रखना है कि सौंदरराजन जो है ये पुडुचेरी के भी हैं और तेलंगाना के भी राज्यपाल हैं। ठीक है। दमन दीव दादरा नगर हवेली के प्रशासक हैं श्री प्रफुल्ल पटेल। अंडमान निकोबार के एडमिरल DK जोशी हैं प्रशासक और लक्षद्वीप के हैं श्री प्रफुल्ल पटेल हैं। ठीक है। बाकी यहाँ पे ये योजनाएं देख लेते हैं। योजनाओं का जो शुरुआत हुआ है, जनधन योजना कब शुरू हुई, 2014 में 28 अगस्त को। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014। हृदय योजना 21 जनवरी 2015। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015। उजाला योजना 2015 में। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015। स्मार्ट सिटी परियोजना 25 जून 2015। अमृत योजना 25 जून 2015। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016। नमामि गंगे जून 2014 में। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान 8 फरवरी 2017 को। उड़ान 27 अप्रैल 2017 को। संपदा 3 मई 2017 को। सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017 को। वन धन योजना 14 अप्रैल 2018 को। समग्र शिक्षा अभियान 1 अप्रैल 2018 को। PM आशा 12 सितंबर 2018 को। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018 को। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना फरवरी 2019। प्रधानमंत्री किसान निधि PM किसान योजना आपकी 24 फरवरी 2019 को शुरू हुई। स्वनिधि योजना है 1 जून 2020 को। उज्ज्वला 2.0 ये 10 अगस्त 2021 को। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 27 सितंबर 2021। PM गति शक्ति नेशनल प्लान आपका चला 13 अक्टूबर 2021 को। PM मित्र योजना जो है अक्टूबर 2021 में शुरू हुई थी। ठीक है। अब 2023 की प्रमुख योजनाओं के बारे में अगर देखें तो केंद्र सरकार की है अमृत धरोहर योजना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुभारंभ हुआ। उद्देश्य क्या था, अर्ध भूमियों का संरक्षण करना, इको टूरिज्म का विकास कर स्थानीय लोगों के लिए रोजगार सृजन करना। PM प्रणाम योजना क्या है, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना और जैविक उर्वरकों के साथ इसके संतुलित उपयोग को प्रोत्साहन देना। PM डिवाइन योजना, पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना। PM पोषण योजना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिड डे मील योजना को 5 साल की अवधि के लिए बढ़ाया है, उसका नाम PM पोषण मिशन कर दिया। इस योजना के तहत स्थानीय स्तर पर स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाता है। मित्र योजना क्या है, कपड़ा उद्योग में निवेश को आकर्षित करने के लिए और इसे विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए है। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का मिष्टी योजना है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
द्वारा पेश किए गए बजट 23-24 के तहत शुरू हुआ था। उद्देश्य भारत के तटीय प्रदेशों में मैंग्रोव वनों को संरक्षित करना। विद्युत मंत्रालय नवीन नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का माहिर मिशन है। उद्देश्य विद्युत क्षेत्र में नवीन प्रौद्योगिकी के स्वदेशी अनुसंधान विकास प्रदर्शन को सुविधाजनक बनाना। वित्त मंत्रालय का है महिला सम्मान बचत पत्र योजना, महिलाओं के निवेश को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। कपड़ा मंत्रालय कपड़ा उद्योग और संबंधित क्षेत्रों को प्रोत्साहन प्रदान करने, रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से समर्थ योजना की शुरुआत हुई। एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा एमएसएमई क्षेत्र में वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए एक रोड मैप प्रदान करने के उद्देश्य से एमएसएमई प्रतिस्पर्धा लीन योजना की शुरुआत हुई। रेल मंत्रालय द्वारा पूरे देश में रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण करने के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत हुई। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय का पावरथॉन 2022 गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति तथा बिजली वितरण में मौजूद समस्याओं का समाधान करना है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय और आवास शहरी मामले मंत्रालय के द्वारा नमस्ते योजना शुरू हुआ। सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए मशीनीकृत स्वच्छता परिवेश विकसित करने के लिए और इसके अंतर्गत सफाई कर्मियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक मशीनों और उपकरणों का प्रयोग। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने क्या किया है? वन नेशनल वन फर्टिलाइजर सभी उर्वरक कंपनियों को अपने उत्पाद जैसे यूरिया, डीएपी भारत नाम से एक ही ब्रांड के तहत बेचना होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय का है विलेज डिफेंस गार्ड योजना, जम्मू कश्मीर के गांव में आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए है। शिक्षा मंत्रालय का क्या है? युवा 2.0 योजना, 30 साल से कम आयु के युवा लेखकों को प्रोत्साहन परामर्श देने के लिए। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय इस्माइल योजना है, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों भिखारियों को कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। श्रेष्ठ योजना क्या है? अनुसूचित जाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना। सीड योजना क्या है? घुमंतु जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उन्हें स्वास्थ्य बीमा, मकान निर्माण आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की बात करें, अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण, आउटरीच, ठीक है, योजना की शुरुआत हुई और ये पृथ्वी प्रणाली विज्ञान के विभिन्न घटकों के प्रमुख क्षेत्रों में विभिन्न अनुसंधान विकास गतिविधियों का समर्थन करना जो विषय और आवश्यकता पर आधारित है। एक है डीप ओशन मिशन है, गहरे समुद्र में सागरीय संसाधनों के सतत उपयोग और संरक्षण हेतु नवाचार करना है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। विभिन्न राज्य सरकार की प्रमुख योजना में बिहार का हर घर गंगा जल योजना है और मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना है। हर घर गंगा जल योजना का उद्देश्य 2051 की जनसंख्या को टारगेट करते हुए गंगा नदी के पानी को पाइपलाइन के जरिए राजगीर, गया, बोधगया, नवादा को उपलब्ध करवाना है। और मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना क्या है? ये देश में अपनी तरह की यह पहली योजना। इस योजना की सहायता से डिजिटल हेल्थ ऐप के जरिए अस्पताल में डॉक्टर, बेड की उपलब्धता आदि की जानकारी मिलेगी। ओडिशा में मो घर योजना चली, मौजूदा आवास योजना से छूटे हुए लोगों को आवास के लिए वित्तीय सहायता देना। पृथ्वी शिक्षा पुरस्कार मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना है, छात्रों, शिक्षकों, प्रधानाचार्यों आदि को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाएगा। घर पर पोषण योजना क्या है? अविकसित कमजोर बच्चों, एनीमिया पीड़ित महिलाओं को घर घर जाकर पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मेघालय में नागरिक जुड़ाव संचार कार्यक्रम है, सरकार की सभी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाना और अधिक से अधिक लोगों को लाभ दिलाना है। ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना है, सुअर पालन को प्रोत्साहित करना है, किसानों के आय सृजन में के अवसर भी उपलब्ध करवाना है। ठीक है, तमिलनाडु में स्वास्थ्य योजना ऐप है, स्वच्छता कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण को बढ़ावा देना है। सिक्किम में अम्मा योजना चल रहा है। अम्मा योजना गैर कामकाजी माताओं को उनके बैंक खाते में लगभग सालाना 20,000 रुपये देना है। और बहिनी योजना जो है कक्षाओं से ऊपर की छात्राओं को मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन वितरित करना है। छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना, राज्य की महिला आयोग के द्वारा महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर महीना 1,500 रुपये दिया जाएगा आर्थिक सहायता। सुख आश्रय योजना है, राज्य के अनाथ जरूरतमंद बच्चों को बेहतर जीवन शिक्षा के अवसर प्रदान करना। संजीवनी परियोजना क्या है? छोटे डेयरी किसानों को उनके पशुधन के लिए दरवाजे गुणवत्तापूर्ण देखभाल सुनिश्चित करना। हिम कैड योजना क्या है? राज्य में किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। नारी को नमन योजना क्या है? ये राज्य के भीतर महिला यात्रियों को बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। उत्तराखंड में कौशल उन्नयन रोजगार योजना, विदेश में कैरियर बनाने के उद्देश्य इच्छुक युवाओं को प्रशिक्षण देना। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना क्या है? यह योजना राज्य की एकल महिलाओं जैसे विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, किन्नर आदि को अपना काम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी तथा उन्हें आर्थिक रूप से स्थिर बनाने में मदद करेगी। रेशम कीट बीमा कार्यक्रम क्या है? रेशम उत्पादकों को जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी, अन्य खतरों के प्रभाव से बचाने के लिए फसल बीमा उपलब्ध कराना। कर्नाटक क्या है? शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना, महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ उठाने के लिए स्मार्ट कार्ड का प्रदान करना है। तेलंगाना में गीता कार्मिक बीमा योजना, ताड़ी निकालने वालों को 5 लाख रुपए बीमा दिया जाएगा। आसरा पेंशन योजना क्या है? वृद्धों, विधवाओं, दिव्यांगों, बेड़ी श्रमिकों के लिए पेंशन सुविधा
उपलब्ध कराना है। नेथन बीमा बुनकर बीमा योजना है, ये हथकरघा बुनकरों के लिए 5 लाख रुपए तक की बीमा कवरेज दिया जाएगा। महाराष्ट्र में नमो शेतकारी महासम्मान योजना है, किसानों को 6,000 रुपया वार्षिक वित्तीय सहायता। जीवला योजना क्या है, जेल में बंद कैदियों को 3 साल से अधिक की सजा काट रहे 50,000 रुपए तक का पर्सनल लोन दिया जाएगा। दिल्ली में मेक इंडिया नंबर 1 मिशन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारत को नंबर 1 बनाने के लिए 5 मंत्र दिया। हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा, युवाओं को रोजगार, सर्वोत्तम चिकित्सा, महिला को सम्मान, किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाना है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में बात करें, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना है, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए दुग्ध उत्पादकों को सहकारी समितियों को उचित मूल्य पर दूध बेचने का अवसर भी देना है। पंचामृत योजना भी है, किसानों की आय बढ़ाने के लिए गन्ने की उत्पादन लागत को कम करना तथा दलहन, तिलहन और सब्जियां उगाने के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है, ये योजनाएं रही भाई। ये हरियाणा में देखो, सुशासन पुरस्कार योजना, कार्यस्थल पर असाधारण प्रयास करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करना है। चिराग योजना है, 1.8 लाख वार्षिक से कम आय वाले परिवार के बच्चों को कक्षा 2 से 12वीं तक निजी स्कूलों में मुफ्त प्रवेश दिया जाएगा। मातृ शक्ति उद्यमिता योजना, जिन महिलाओं की पारिवारिक वार्षिक आय 5 लाख से कम है उन्हें 3 लाख रुपए का ऋण 7% की ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाएगा। पंजाब में स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट क्या है, इसके तहत कक्षा 9 से 12 तक के सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एमिनेंस में अपग्रेड किया जाएगा। लोक मिलनी योजना क्या है, जनसंपर्क बढ़ाना है, राज्य के लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए मंच प्रदान करना है। केरल में एक पंचायत में एक खेल का मैदान परियोजना, खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय स्तर पर खेल के मैदान का निर्माण करना। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना क्या है, तो देश में सरकारी अनुसंधान संस्थानों से प्रौद्योगिकी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ये नए स्टार्टअप उद्यमों द्वारा किए गए व्यय की पूर्ति के लिए योजना बनाना है। वजीफा योजना क्या है, राज्य के कनिष्ठ वकीलों को हर महीने 3,000 का भुगतान किया जाएगा, केरल में है। त्रिपुरा में मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना, राज्य के 7,000 चाय बागान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए इसमें देखेंगे हम सब, अरुण पोल ऐप अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने स्टार्ट किया है और आम नागरिकों को बिना पुलिस स्टेशन आए शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। पैच रिपोर्टिंग ऐप उत्तराखंड का है, राज्य में सड़कों पर गड्ढों से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए। मेरी लाइफ ऐप क्या है, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का है, याद रखना भाई। उद्देश्य है, इस ऐप में विभिन्न राज्यों के हेल्पलाइन नंबर, महिलाओं से संबंधित योजनाएं होंगी जो महिला सुरक्षा सुनिश्चित मेरी लाइफ ऐप जो है पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का, लोगों को पर्यावरण संरक्षण कार्यों के लिए प्रोत्साहित करना और मिशन लाइफ की प्रगति को ट्रैक करना। भोरोक्सा मोबाइल ऐप क्या है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसकी शुरुआत की है। इस ऐप में विभिन्न राज्यों के हेल्पलाइन नंबर, महिलाओं से संबंधित योजनाएं होंगी जो महिला सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। खनन प्रहरी ऐप क्या है, कोयला मंत्रालय का है भाई। इस ऐप को अवैध कोयला खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए लाया गया। स्टॉप टोबैको ऐप कर्नाटक ने शुरू किया, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर अंकुश लगाने के लिए। प्रहरी ऐप गृह मंत्री द्वारा शुरू किया गया। इस ऐप के माध्यम से सीमा सुरक्षा बल के जवान अपने मोबाइल पर व्यक्तिगत जानकारी, आवास, अवकाश संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्वस्थ गर्भ ऐप क्या है, एम्स दिल्ली ने शुरू किया। गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल, वास्तविक समय पर चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए एम्स दिल्ली ने IIT रुड़की के सहयोग से इस ऐप को विकसित किया है। IIT रुड़की के सहयोग से, थोड़ा याद रखने की जरूरत है। नाइट नेविगेशन ऐप क्या है, आसाम सरकार ने शुरू किया। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन सिस्टम को लॉन्च किया गया, याद रखना। इस नेविगेशन सिस्टम के साथ रात की पहली यात्रा गुवाहाटी से उत्तरी गुवाहाटी के बीच की गई है। ठीक है। CISS ऐप क्या है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा किया गया। बाल स्वराज पोर्टल के तहत इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। उद्देश्य सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था करना है। EV यात्रा ऐप राष्ट्रपति द्वारा शुरू किया गया। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा नई दिल्ली में EV यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हुआ। इससे लोगों को नजदीकी EV चार्जिंग स्टेशन को ढूंढने में मदद मिलेगी। 1064 भ्रष्टाचार मुक्त ऐप उत्तराखंड सरकार का है। इसके माध्यम से लोग भ्रष्टाचार संबंधित शिकायत करेंगे। बीच विजिल ऐप क्या है, गोवा सरकार का है। समुद्र तटों का प्रबंधन करना, पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को लाभान्वित करना है। 14,400 ऐप आंध्र प्रदेश सरकार का है। राज्य के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए इस ऐप को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लाया गया। आब प्रहरी मोबाइल ऐप क्या है, IIT दिल्ली का है। IIT दिल्ली का शहरी क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए है। जल दूत ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय का है। देश भर के गांवों के चयनित कुओं में जल स्तर का पता लगाना है। स्केल ऐप क्या है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान चमड़ा उद्योग के क्षेत्र में लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और कौशल का विकास करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
जो वेब पोर्टल शुरू हुए 2023 उन पे देखते हैं। संचार साथी पोर्टल है, केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुरू किया। खोए हुए मोबाइल को ट्रैक करने हेतु आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराना, लोगों को जागरूक करना है। हिम डाटा पोर्टल, हिमाचल प्रदेश सरकार कल्याणकारी योजनाओं के वितरण, जनता की बेहतर सेवा के लिए सभी संगठनों के डेटा को एकत्रित करना है, ठीक है, एकीकृत करना है। प्रवाह पोर्टल क्या है, केंद्रीय रिजर्व बैंक का, आरबीआई का है। अनुरोध किए गए आवेदनों पर निर्णय लेने हेतु समय सीमा प्रदान करना और प्रक्रिया को सरल बनाना है। साथी मोबाइल ऐप और पोर्टल क्या है, कृषि मंत्रालय का है, किसानों को बीज उत्पादन, गुणवत्तापूर्ण बीज आदि के बारे में ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध कराना। नगर सौंदर्य प्रतियोगिता पोर्टल क्या है, आवास शहरी मामलों के मंत्रालय का है, सुंदर सार्वजनिक स्थलों का निर्माण करने के लिए नगरों और वार्डों के प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। राइट टू रिपेयर पोर्टल क्या है, ये उपभोक्ता मंत्री पीयूष गोयल ने शुरू किया है। इस पोर्टल पर प्रोडक्ट डिटेल्स मैनुअल को ग्राहकों के साथ साझा करेंगे, जिससे कस्टमर मूल निर्माताओं पर निर्भर रहने के बजाय स्वयं या थर्ड पार्टी द्वारा रिपेयर का काम पूरा करा सकेंगे। कृषि निवेश पोर्टल, कृषि और किसान कल्याण विभाग, उद्देश्य कृषि संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि निवेशकों का एक केंद्रीकृत वन स्टॉप पोर्टल होगा। युवा संगम पोर्टल क्या है, शिक्षा मंत्रालय का है भाई। युवा संगम पोर्टल एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत लोगों के बीच संपर्क को मजबूत बनाने के लिए विशेष रूप से उत्तर पूर्वी भारत और अन्य राज्यों के युवाओं के बीच की एक पहल है। वैदिक हेरिटेज पहल क्या है, पोर्टल क्या है, केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा शुरू किया गया, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा संचालित है। शोधकर्ताओं को वैदिक ज्ञान परंपराओं को समझने में सहयोग करना और लोगों के बीच प्राचीन ग्रंथों की सामान्य जानकारी देना है। त्रिपुरा सरकार ने अमर सरकार पोर्टल शुरू किया, सरकार का आम लोगों तक पहुंच बढ़ाना, आधुनिक तकनीकों के बारे में लोगों को जागरूक करना है। राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल केंद्र सरकार का है, उद्देश्य है विभिन्न मंत्रालय विभागों के सभी पुरस्कारों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना है। निर्यात पोर्टल वाणिज्य उद्योग मंत्रालय का है, पीएम प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च किया गया। इसके जरिए आयातक निर्यातक विदेशी व्यापार संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। परीक्षा संगम पोर्टल सीबीएसई द्वारा लॉन्च हुआ। इस पोर्टल की मदद से 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं संबंधित सभी जानकारी जैसे पंजीकरण, क्षेत्रीय कार्यालय के साथ संचार सुविधा, परीक्षा सामग्री, सभी प्रकार का रिजल्ट आदि जानकारी छात्र एक ही जगह पर प्राप्त कर सकेंगे। समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल क्या है, उत्तराखंड शिक्षा विभाग का है, उच्च शिक्षा में सुधार लाने के लिए और छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध कराने के लिए है। सीएपीएफ ई आवास पोर्टल गृह मंत्रालय का, इस पोर्टल के माध्यम से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल अपनी संतुष्टि के हिसाब से किसी भी स्थान पर घर ढूंढ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे प्रमुख पहल किए गए 2023 में। तो सागर परिक्रमा पहल 7वां चरण है, मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय का है। शुरुआत हुई मदक्करा से, केरल से। उद्देश्य संपूर्ण देश में मछुआरों अन्य हितधारकों के हितों की रक्षा करना, उन्हें लोग प्रोत्साहित करना। 75-25 पोर्टल के पहल क्या है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का है। 2025 तक देश के 7.5 करोड़ उच्च रक्तचाप मधुमेह पीड़ित लोगों के लिए स्वास्थ्य की जांच करना है। साहस पहल तेलंगाना सरकार का है, कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना। सरकार आपके द्वार पहल महाराष्ट्र सरकार का है। और विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल क्या, पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा 2023 में देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए है। भिखारी मुक्त शहर पहल नगर निगम नागपुर का है, नागपुर सिटी पुलिस जयपुर नगर निगम ने के समाज कल्याण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से भिखारी मुक्त शहर पहल की शुरुआत की। लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड्स पहल क्या है, भारतीय मानक ब्यूरो का है भाई। ये पहल छात्रों को वैज्ञानिक अवधारणाओं, सिद्धांतों, कानूनों को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगी। वन नेशन वन चालान पहल क्या है, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय का है। वन नेशन वन चालान पहल सभी संबंधित एजेंसियों जैसे यातायात पुलिस, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय को एक मंच पर लाने की एक सरकारी पहल है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य ट्रैफिक जुर्माने के लिए भुगतान प्रक्रिया को केंद्रीकृत करना है। गजमित्र पहल कहाँ गई है, पश्चिम बंगाल सरकार। मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती घटनाओं से हाथियों की सुरक्षा के लिए पश्चिम बंगाल सरकार 600 स्थानीय युवाओं को गजमित्रों के रूप में नियुक्त किया जाएगा। सेवा आपके द्वार 2.0 पहल, अरुणाचल प्रदेश सरकार के सरकारी योजनाओं सेवाओं का लाभ राज्य के लोगों को मिलनी चाहिए। ATL सारथी पहल क्या है, अटल इनोवेशन मिशन द्वारा यह पहल अटल टिंकरिंग लैब को कुशल और प्रभावी बनाने में सक्षम करेगा। आगे है निवेशक दीदी पहल, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का है। वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए महिलाओं के लिए शुरू किया गया। सहर्ष पहल क्या है, त्रिपुरा सरकार का सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में सामाजिक भावनात्मक शिक्षा को प्रोत्साहित करना। सामुदायिक पुलिस पहल क्या है, दिल्ली के उपराज्यपाल का है और उद्देश्य है लोगों को दिल्ली पुलिस की विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरूक करना। वेस्ट पहल क्या है, विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार सलाहकार परिषद द्वारा शुरू किया गया। विज्ञान गणित इंजीनियरिंग सब पृष्ठभूमि वाली महिलाओं को इस क्षेत्र में कौशल प्रदान करना और अनुसंधान के लिए अलग मंच उपलब्ध कराना है।
टेलीमानस पहल क्या है? स्वास्थ्य मंत्रालय का है, देश में मानसिक स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच को बढ़ावा देना। सेतु पहल केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सैन फ्रांसिस्को में लॉन्च किया था, ये इंपॉर्टेंट हो सकता आ जाए। भारतीय स्टार्टअप को यूएस स्टार्टअप से जोड़ना, सेतु का फुल फॉर्म क्या? सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स इन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये सारी चीज़ें ना, जैसे राष्ट्रीय घटनाक्रम दे रहे हैं, ठीक है, 2023 के, तो इन सब की बात हम पहले ऊपर ही कर चुके हैं, ठीक है। इनको फिर से करें तो वो थोड़ा सही नहीं है, वो ऊपर से ही आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय होगा, फिर इसी में अंतर्राष्ट्रीय भी होगा, ऐसे ही करके इसमें दिया गया है, ठीक है। तो हम ऊपर जितना सब कुछ हुआ है वो सब यही सब है, उसी को यहाँ पे फिर से एक जगह पे करके बताया गया है, महीने के हिसाब से बताया गया है, तो ये सब कुछ उसमें है, तो आप वहाँ से उस सबको कवर कर लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम भी ऐसे ही है, इसमें देख लें, ठीक है, ये सब इसमें है, ठीक है। फिर प्रमुख आर्थिक घटनाक्रम, आर्थिक घटनाक्रम भी आपको हम उससे संस्कृति आईएएस वाले मैगजीन से करवा रखे हैं, उसको आप अच्छे से कर लेंगे तो फिर ज़्यादा इधर उधर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका वहाँ से कवर हो जाएगा, है ना। सब कुछ रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी घटनाक्रम है, ये भी हो गया है, ऊपर ही पढ़ लिए हैं पहले ही, ठीक है, इसी में। फिर ये सारी चीज़ें थी। इसी के साथ ये वीडियो आज समाप्त होती है, इसको देखिए तो आज अपलोड कर देंगे और फिर आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। बाकी संस्कृति आईएएस का जो करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, उसको ज़रूर पढ़िए। उसमें 50 पेज का अगर वो करंट अफेयर है तो अंडरलाइन करके 15-20 पेज का बच रहा है तो बहुत जल्दी निपट जाएगा, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। डिटेल्ड है तो आपको और आसानी होगी याद करने में। तो हमारा मानना है कि आपको उसे पढ़ना चाहिए थोड़ा सा, और नहीं पढ़ रहे हैं तो वो आपकी कमी है, उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। नहीं पढ़ेंगे या जो पढ़ेंगे वो उनके लिए फ़ायदा या नुकसान उनका होगा, ठीक है, हमारा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करेंगे, अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक चीज़ लास्ट में और बता देते हैं, जो संस्कृति आईएएस का हम करंट अफेयर का वीडियो बना रहे हैं, इसका हम आप लोगों का टेस्ट भी करवाएंगे। उसके टेस्ट हैं हर महीने में 100 प्रश्न वहाँ पे मैगजीन में दिया गया है, तो उस हर महीने की मैगजीन का क्वेश्चन भी हम टेस्ट के रूप में इसे वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा, वो बहुत बढ़िया से आपका कवर हो जाएगा, अच्छा खासा कवर करेगा। तो इसलिए हमें लगता है कि उसको भी देख लेना चाहिए, साथ में इसको देखेंगे, ये रिवीजन के लिए अच्छा रहेगा। उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इससे आप रिवीजन कर लेंगे तो फायदा रहेगा, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।